हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? आई होप आपको फर्स्ट वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, उनमें पॉजिटिव कमेंट भी थे और कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि आप अधूरा क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखिए, आप सीटी का लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखिए। इंडियन इकोनॉमिक्स में ऊपर से सतही सवाल पूछे गए हैं। यदि मैं डिटेल से पढ़ाने लगूं तो सीटी का पेपर अभी 5-7 दिन का ही है, तो ये क्लास है वो तो 4-5 मंथ में खत्म होए। आरएस प्री के लिए मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, उसमें आप देखना कि मैं किस लेवल का पढ़ा रहा हूं। जिस लेवल का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है उसी लेवल का पढ़ाने की कोशिश मैं करता हूं। अगर मैं डिटेल से पढ़ाऊं तो सीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट है। इंडियन इकोनॉमी के 5-7 जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे नोट से ही आएंगे, पर मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं उस लेवल तक पहुंचने की ट्राई कर रहा हूं। हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी के 2-3 सवाल पूछे, हो सकता है 10 सवाल भी पूछ ले, पर ये आपकी चॉइस है कि आप क्लास को देख के एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि सीटी के लास्ट ईयर के पेपर में क्या पूछा गया है। इंडियन इकोनॉमी एक टफ सब्जेक्ट पड़ता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में यही ट्राई किया है कि मैं जो चीजें हैं वो इजी से इजी आपके लिए डेटा है वो सारे यहाँ पे एक क्लास में कर सकूं। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जैसे बैंकिंग है, मौद्रिक नीति है, मुद्रास्फीति है, विदेशी व्यापार, ई कॉमर्स, पंचवर्षीय योजनाएं, सब्सिडी और लोक वितरण प्रणाली। ये सारे हम टॉपिक देखने वाले हैं। जनरली 5 या 7 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने ट्राई किया है। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया, जैसे बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, ये हमने सब किया, जीएसटी किया। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस लेवल का मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यदि आप बैंकिंग भी पढ़ोगे तो 7 से 8 दिन तो बैंकिंग में ही लग जाते हैं। तो ट्राई करूंगा कि मैं इस वीडियो में कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करूं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। देखिए, बैंकिंग बहुत बड़ा वैसे तो चैप्टर है, पर यदि हम इसको सिंपल यदि हम करेंगे तो हम चीजों को क्या है इजीली कर सकेंगे। कुछ ऐसे फैक्ट ही फैक्ट है इसमें, जो फैक्ट पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। लास्ट ईयर भी 1-2 फैक्ट पूछे गए थे, तो मैंने क्या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का हम इतिहास देखते हैं। बैंकिंग का मतलब आप समझ गए, हम बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करवाते हैं, बैंक हमें लोन देता है, वो बैंक की क्या है आय होती है। यानी बैंक ने जितना लोन पे ब्याज कमाया और हमारा जो सेविंग है उस पे जो ब्याज दिया, उसकी जो डिफरेंस है वही क्या है बैंक की एक आय है। ठीक है, तो बैंक है वो कोई समाज सेवा के लिए नहीं बैठा, बैंक भी क्या है एक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो देखिए, बैंकिंग का इतिहास देखते हैं। भारत में जो बैंकिंग है उसका क्या इतिहास रहा और यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि देश में पहला बैंक कौन सा स्थापित किया गया। तो देखिए, देश में जो पहला बैंक है वो 1770 में स्थापित किया गया कोलकाता में, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत में सबसे पहला बैंक बना, यदि हम बात करें भारत में बैंकिंग प्रणाली की। उसके बाद यदि हम बात करें कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक, तो भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, जो 1881 में बना था। अब ये बैंक है ये क्या कि एक सीमित देयता के आधार पर बनाया गया बैंक था। इसमें आंशिक हिस्सेदारी थी भारतीयों की, तो भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक हो गया अवध कमर्शियल बैंक। अब यदि हम बात करें पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा पहला बैंक जिसमें भारतीयों की पूर्ण रूप से हिस्सेदारी थी, वो था हमारे पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम पीएनबी बोलते हैं, और ये 1894 में बना। 1881 में पहला भारतीय बैंक स्थापित हुआ अवध, और 1894 में क्या है ये पीएनबी बना, जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था। उसके बाद हम देखते हैं सरकार प्लस निजी सहयोग से 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए। हम सब जानते हैं कि जब आप ब्रिटिश कालीन जो एरा देखोगे तो उसमें जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी 3 इंपॉर्टेंट है। एक है आपके बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी थी किसकी? अंग्रेजों की। तो यहाँ पे 3 बैंक स्थापित किए गए, जिसका नाम है बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, एक है बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, एक है बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक इनको बोला गया। 3 जगह पे 3 इंपॉर्टेंट सिटीज है, वहां पे ये बैंक स्थापित किए गए। और ये जो बैंक है तीनों, इनका 1921 में तीनों का विलय कर दिया गया और एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये एक नया बैंक बना जो प्रेसिडेंसी बैंक थे,
उन तीनों का विलय हुआ 1921 में और एक नया बैंक बना जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1955 को इस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया और नया बैंक बना जिसको आज हम जानते हैं एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको आप एसबीआई का इतिहास भी बोल सकते हो। जो आज हम एसबीआई बैंक देखते हैं वो इंपीरियल बैंक का ही क्या है, दूसरा नाम है। पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में। उसके बाद ये 1901 में इन तीनों बैंकों का विलय हुआ और 1 जुलाई 1955 को क्या है, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद बना एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि एसबीआई है वो कब बना, 1 जुलाई 1955 में। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जुलाई 1955 को। तो ये हमने थोड़ा सा देखा। आगे देखते हैं। आगे देखिए 13 से 17 की अवधि है, इसको भारत में बैंकिंग वो संकट का समय माना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि भारत में बैंकिंग संकट का क्या काल था, तो 1913 से 17 की अवधि। और ये बैंकिंग संकट का काल क्यों था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है, ये अर्थव्यवस्था थोड़ी चरमरा गई थी। प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी वजह से भारत में क्या है, बैंकिंग संकट आया 1913 से 17 की अवधि में। उसके बाद देखिए भारत में कागजी मुद्रा है उसका सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुई वो हुई 1862 में। ये भी सवाल पूछ सकते हैं, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, 1862 ईस्वी में। इसके बाद देखिए एडी गोरावाला समिति की सिफारिश पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक बना एडी गोरावाला समिति की सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद है 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। ठीक है, उसके बाद भारत में पहला इस्लामिक बैंक है वो केरल में कोची है, वहां पे स्थापित किया गया। ठीक है, एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसकी विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं हैं, यानी एसबीआई जो बैंक है ये दूसरे देशों में भी इसकी ब्रांचेज है। तो एसबीआई की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, जो भारत का ऐसा बैंक है जिसकी विदेशों में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं। उसके बाद हम फैक्ट देखते हैं, भारत में बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 से की गई, यानी बैंकों में भी क्या है, पारदर्शिता बनी रहे। जैसे हम लोकपाल देखते हैं, आरटीआई सूचना का अधिकार देखते हैं, तो उसी उद्देश्य से 1995 में क्या है, 1995 में बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, ये तो हमने फैक्ट देखे। अब हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था देखते हैं कि भारत में किस तरह से बैंकिंग व्यवस्था है वो चलती है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। भारत में क्या है, सबसे बड़ा बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो आरबीआई सबसे ऊपर होता है, उसके बाद होता है एक वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, और एक होते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। वाणिज्यिक बैंक कौन से होते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। ये लोगों की जमाएं स्वीकार करते हैं, लोगों को ऋण देते हैं और बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो लोगों के सहयोग से चलते हैं। बेसिकली इनका उद्देश्य क्या होता है, कृषि और जो ग्रामीण शाखा है वो सृजन करना। कृषि जो क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे बैंकिंग की सुविधाएं, वहां पे लोन देना, वहां पे वित्त पोषण करना, वो इनका सहकारी जो बैंक है इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखिए वाणिज्यिक जो बैंक है ये भी दो टाइप के हो गए, एक हो गए यूनिवर्सल बैंक, सार्वभौमिक बैंक, एक हो गए विशेषीकृत या विभेदिक बैंक। ठीक है, तो देखिए सार्वजनिक बैंक हो गए, निजी बैंक हो गए, विदेशी बैंक हो गए, ये हम सब देखते हैं। जैसे हम पीएनबी देखते हैं, एसबीआई देखते हैं, ये सारे क्या है, सार्वजनिक बैंक है, इसमें सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है। निजी बैंक हम देखते हैं, यस बैंक देखते हैं, एक्सिस बैंक देखते हैं, बहुत सारे निजी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी हम देखते हैं। एक है विदेशी बैंक, विदेशी बैंक भारत में देखते हैं हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जैसे जो विदेशी जो संस्थाएं हैं उनकी जब भारत में ब्रांचेज खोली जाती है उनको हम विदेशी बैंक बोलते हैं। एक है क्षेत्रीय बैंक, रीजनल बैंक, आरआरबी आपने नाम सुना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, एक है लघु वित्त बैंक, जो स्मॉल फाइनेंस वाले बैंक होते हैं, जैसे एक एयू आपने नाम सुना है, एयू बहुत जगह आप देखते हो, एयू स्मॉल फाइनेंस। तो ऐसे लघु वित्त बैंक भी होते हैं। एक है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक,
तो विशेषीकृत या विभेदी जो बैंक होते हैं वो छोटे बैंक होते हैं, ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक हो गए बड़े आकार में। भुगतान बैंक अब आप सब जानते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, आप सब यूज करते हो, तो ये सारे क्या है, भुगतान बैंक है, ठीक है। तो ये हमने देखी है कैटेगरी। अब इनको थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे इनके बारे में। तो देखिए, अनुसूचित बैंक, कॉमर्शियल बैंक में ही मैं बता रहा हूं, अनुसूचित बैंक वे होते हैं जिनको आरबीआई क्या है, आरबीआई का जो अधिनियम है 1934 का एक्ट, उसके तहत सेकंड जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, उसमें जो शामिल बैंक है उनको अनुसूचित यानी स्केड्यूल बैंक बोला जाता है। आरबीआई जो एक्ट है, आरबीआई का एक्ट है 1934 का, इसकी दूसरी अनुसूची, सेकंड अनुसूची में जो शामिल बैंक होते हैं उनको हम बोलते हैं अनुसूचित बैंक, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं, ऐसे बैंक जिनमें सरकार का हिस्सा कितना है, 51% से ज्यादा हिस्सा किसका है, सरकार का, उनको हमने बोला सार्वजनिक बैंक। कुल कितने बैंक है ऐसे, 12 बैंक है सार्वजनिक के, अभी वर्तमान ये डेटा है, 12 टोटल बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। उसके बाद इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ। पहले तो क्या थे, सार्वजनिक नहीं थे, फिर सरकार ने ये देखा कि यदि निजी सेक्टर के बैंक होंगे तो वित्तीय समावेशन जो ग्रामीण लोग हैं, गरीब है, उन तक कैसे पहुंचेगा। तो बैंकिंग की जो सुविधा है पूरे भारत में हो, दूर दराज के क्षेत्रों में भी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो, सरकार है वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण करती है इन बैंकों का 2 चरणों में। एक मैंने बताया आपको 1969 में, ठीक है, 1969 में कितने बैंक, 14 बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, और 1980 में 6 जो बड़े बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। कई बार सवाल पूछा जाता है 1969 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बड़े बैंकों का, उनकी पूंजी कितनी थी, तो उनकी जिनकी 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी थी, 50 करोड़ से ज्यादा जिनकी पूंजी थी उनका हुआ 1969 में, और 200 करोड़ रुपए से जिनकी ज्यादा पूंजी थी उनका हुआ 1980 में। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक सेकंड। उसके बाद देखिए, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक किनको बोलते हैं, आरबीआई द्वारा बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त बैंक जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 21। स्केड्यूल बैंक जो सेकंड अनुसूची में है, सार्वजनिक वाला देखा, इनमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 51% से ज्यादा। निजी बैंक जिनको बैंक क्या है, बैंकिंग अधिनियम 49 के तहत लाइसेंस देता है कि आप बैंकिंग एक्टिविटी कर सकते हो, उनको बोलते हैं निजी बैंक। भारत में कितने अभी, टोटल 21। विदेशी बैंक कौन से हो गए, जिनका स्वामित्व किसके पास है, विदेशी संस्थाओं के पास है, इनकी संख्या है 45 वर्तमान में, ठीक है। और भारत में जो सर्वाधिक शाखाएं हैं जिस विदेशी बैंक की, उसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये भी एक फैक्ट है, याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट। विदेशी जो बैंक है जिसकी शाखाएं सबसे ज्यादा भारत में है, जिसकी ब्रांचेज, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये है ब्रिटेन का, इसकी 100 लगभग शाखाएं क्या है, भारत में है। तो ये हमने कुछ फैक्ट देखे हैं, बैंकों का कैटेगराइजेशन देखा है। आगे देखिए, एक है विभेदित बैंक। विभेदित बैंक या विशेषीकृत बैंक किनको बोलते हैं, जिनका विशेष उद्देश्य से क्या है, स्थापित किया जाता है, कोई विशेष उद्देश्य होता है उस बैंक को खोलने के पीछे। जैसे आरआरबी हम देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आप सब जानते हो, बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, तो वो आरआरबी विशेष उद्देश्य से स्थापित होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आरआरबी है, इसके बारे में देखते हैं। आरआरबी की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 को। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये आरआरबी की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, तो 2 अक्टूबर 1975 को। नरसिम्हन समिति, ये भी बहुत बार पूछते हैं, आरआरबी की स्थापना होती है नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर, और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरआरबी की स्थापना की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिक्किम और गोवा में कोई आरआरबी नहीं है। सिक्किम और गोवा है, वहां पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कोई ब्रांचेस नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। आरआरबी जो होती है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसमें केंद्र और राज्य, और एक होती है प्रवर्तक बैंक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, केंद्र का अनुपात होता है 50। यदि 100 करोड़ की पूंजी आरआरबी में है लगी हुई, तो उसमें 50 करोड़ तो है केंद्र सरकार के, ये 15 करोड़ किसके हैं, राज्यों के, और बाकी के जो 35 है ये है प्रवर्तक बैंक। जैसे यदि लिखा हुआ है बड़ौदा ग्रामीण बैंक,
बड़ौदा बैंक एक सार्वजनिक बैंक भी है जिसकी पूरे भारत में शाखाएं हैं, कॉमर्शियल और सार्वजनिक बैंक भी है। और बड़ौदा बैंक यदि आरआरबी खोल रही है तो वो क्या हो गई, प्रवर्तक बैंक, प्रमोटर बैंक, जो क्या है अपनी ग्रामीण बैंक, वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोल रही है। तो बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी वो प्रमोटर बैंक, प्रवर्तक बैंक है, तो उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, 35। ये अनुपात रहता है, मैंने ये एग्जाम्पल दिया, 50-15-35 का ये रेशियो रहता है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए मैंने एक देखा लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक हमने देखा। इसका सवाल आता है कि लघु जो वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, किस समिति की सिफारिश पे भारत में लाए गए, उषा थोराट समिति, ये फैक्ट है। जैसे हम देखते हैं एयू बैंक, आपने नाम सुना होगा, एयू बहुत जगह देखते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, बेसिकली ये छोटे स्तर का लोन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एक है भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, 2015 में नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर भुगतान बैंक खोले गए। लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उषा थोराट समिति की सिफारिश पे, पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक है वो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पे खोले गए। और इसका एग्जाम्पल पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये सब आप फोन में चलाते भी है, देखते भी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है विकास बैंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट बैंक या वित्तीय संस्थाएं। देखिए भारत में यदि बात करें उद्योग थे उनको लोन देने के लिए एक बैंक की स्थापना होती है जिसका नाम है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई। इसकी स्थापना की जाती है 1964 में। 2004 में आरबीआई अधिनियम के तहत ये अब अनुसूचित बैंक बन चुका है, यानी दूसरी अनुसूची आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड अनुसूची में इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये पहले तो था एक विकास बैंक और अब ये जो अनुसूचित बैंक बन चुका है आईडीबीआई, ठीक है। एक है भारतीय लघु विकास बैंक, सिडबी जिसको बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में इसकी स्थापना ही पूछते हैं कि सिडबी की स्थापना कब हुई, 1990 में। सिडबी की स्थापना कब हुई, 1990 में। हेडक्वार्टर है इसका मुख्यालय लखनऊ में, ठीक है। सिडबी क्या है, लघु विकास बैंक है, यानी छोटे स्तर के लोन देता है। उसके बाद है राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना होती है 1988 में और इसका कार्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद है भारतीय आयात निर्यात बैंक, यानी आयात और निर्यात है उन पे जब लोन मिलता है तो उसको बोलते हैं आयात निर्यात बैंक, और ये स्थापना होती है इसकी 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, आयात निर्यात का, ठीक है। उसके बाद है नाबार्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुई। नाबार्ड की पहले तो फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। स्थापना होती है इसकी 12 जुलाई 1982 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई, नाबार्ड याद रख लो। 1982 को स्थापना होती है, शिव रमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना होती है, ये भी पूछते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को, शिव रमन समिति की सिफारिश पे। उद्देश्य क्या होता है, वही कृषि और ग्रामीण विकास है, उसमें वित्त पोषण करना, ठीक है। एक है मुद्रा बैंक, मुद्रा बैंक की स्थापना हुई 2015 में। इसका उद्देश्य क्या है, युवा शिक्षित और प्रशिक्षित जो उद्यमी है उनकी मदद करना, उनको लोन प्रोवाइड करना। मुद्रा बैंक 2015 में स्थापना होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको एक बार नजर देख लीजिएगा, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए आरबीआई की बात करते हैं हम, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर देखा, आरबीआई ऊपर था, उसके बाद एक तरफ सार्वजनिक बैंक थे, अनुसूचित बैंक देखे हमने, निजी बैंक, विदेशी बैंक सारे हमने देखे, विकास बैंक, आरआरबी देखे हमने, ठीक है। अब देखिए जो आरबीआई है अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये देश का केंद्रीय बैंक है, सबसे ऊपर कौन है, आरबीआई। आरबीआई की जो स्थापना है वो होती है 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को होती है। आरबीआई का एक्ट है 1934 का, आरबीआई का अधिनियम कौन सा है, 1934 का। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। सबसे पहले 1926 में हिल्टन यंग आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे हुई, हिल्टन यंग आयोग 1926 का, इसकी सिफारिश पर। और बाद में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति है 1931, इनकी सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 जनवरी 1949 को क्या है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। जो 3 बैंक थे प्रेसिडेंसी, 1921 में क्या होता है, विलय होता है,
1955 में इंपीरियल बैंक बनता है, फिर उसका नाम चेंज करके हम क्या करते हैं, एसबीआई। और आरबीआई 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के, इनका नाम था सर ओसबोर्न टेलर। 1935 से 37 इनका कार्यकाल था जब आरबीआई की स्थापना हुई। प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न टेलर। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, इनका नाम है सीडी देशमुख। ये क्या है, प्रथम भारतीय गवर्नर थे, 1943 में बने थे। उसके बाद है वर्तमान गवर्नर। वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये 2018 से कार्यरत है। आरबीआई गवर्नर है, उसका कार्यकाल होता है वैसे 3 साल का, ठीक है, पुनर्नियुक्ति होती रहती है, तो 3 साल तो है गवर्नर का कार्यकाल। मुख्य सबसे कौन होता है, गवर्नर ही होता है। वर्तमान कौन है, शक्तिकांत दास। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, ठीक है। उसके बाद आरबीआई द्वारा 2026 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है, करंट में पूछ सकते हैं। वो 14 से 18 फरवरी के मध्य मनाया जाता है, वित्तीय साक्षरता दिवस, वो सप्ताह। आरबीआई का लेखांकन वर्ष, ये भी पूछ सकते हैं, वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जो हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है भारत का, वही क्या आरबीआई का लेखांकन वर्ष है। यानी आरबीआई अपने लेखा जोखा 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के मध्य करता है। ये हमने आरबीआई के बारे में देखा। अब देखिए आरबीआई के प्रमुख कार्य देखते हैं, ठीक है। वैसे डिटेल में पढ़े तो आरबीआई का केंद्रीय बोर्ड और बहुत सारी चीजें हैं, पर सीटी का भी पेपर आपका है, ज्यादा टाइम इसमें क्यों दें, हम मुख्य मुख्य चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आरबीआई के प्रमुख कार्य, सबसे पहला काम है जो आप जेब में रखते हो, आजकल तो पेटीएम कर देते हो, ठीक है, वो भी एक डिजिटल करेंसी है। तो आरबीआई का सबसे पहला कार्य है कि मुद्रा का निर्गमन करना, नोट का निर्गमन करना। अब मुद्रा क्या होती है, उसमें भी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मुद्रा का एक सर्वमान्य डेफिनेशन क्या है मुद्रा की, कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मतलब एक ग्लोबल लेवल पे ये डेफिनेशन बोली जाती है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लोग वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। उसके बाद आप देखते हो कीमती पत्थर थे वो भी आए, फिर स्वर्ण मुद्राएं आई, गोल्ड जो कॉइन्स थे वो आए, तांबे के सिक्के भी चले, लोहे के सिक्के भी चले, उसके बाद कागजी मुद्रा आई, और आज हम सफर हमने कर लिया कि आज बिटकॉइन भी हम देखते हैं, आज डिजिटल करेंसी भी हम देखते हैं, जो आप क्रिप्टो करेंसी है वो भी देखते हो। तो मुद्रा का मतलब है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और भारत में किसी मुद्रा को वैधता कौन देता है, वो देता है आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आपने देखते हो उसके नीचे साइन होते हैं। यानी वो एक लीगल मुद्रा मानी जाती है जब आरबीआई उसको ऑथेंटिकेट करे। और 2000 के नोट जिन पे भी लिखा है, पर वो क्या है, उनका डिमोनेटाइजेशन हो गया, उनको मुद्रा जो प्रचलन से बाहर कर दिया गया, पुराने नोट थे उनको प्रचलन से बाहर कर दिया गया 1000 का। तो मुद्रा का मतलब है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। वर्तमान में आरबीआई ने जिन जिन मुद्राओं को ऑथेंटिक जो सिटी दे रखी है, वही क्या है, लीगल मुद्राएं हैं। सबसे पहला मेन कार्य क्या है, मुद्रा का निर्गमन। मुद्रा का निर्गमन, नोट जारी करना आरबीआई का सबसे प्रमुख कार्य माना जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट कौन, आरबीआई छापता है। 2 रुपए का नोट और 2000 रुपए तक के नोट। वैसे ये बताया गया है कि जो आरबीआई है वो मैक्सिमम कितने के भी नोट छाप सकता है, 10,000 के भी, 50,000 के भी, संसद में कानून बना के। पर वर्तमान में यदि हम बात करें, 2000 का नोट है वो भी प्रचलन से बाहर हो गया 2023 में, अभी तो क्या है 1000 तक के ही नोट है। तो 2 रुपए से 2000 तक के नोट छापता है, ठीक है, आरबीआई। अब उसके बाद कौन बच गए, सिक्के बच गए और 1 रुपए का नोट बच गया। लास्ट ईयर सवाल पूछा गया था, 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के। जारी कौन करता है 1 रुपए का नोट, वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो फैक्ट देख लीजिए, 1 रुपए के नोट और सभी प्रकार के सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है, और हस्ताक्षर किसके होते हैं, वित्त सचिव के, 1 रुपए के नोट पे। लास्ट ईयर सीईटी में यही सवाल पूछ लिया गया था, इसलिए क्या है, फैक्ट थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 रुपए से 2000 तक के नोट आरबीआई छापता है, 1 रुपए का नोट और सिक्के हैं वो वित्त मंत्रालय, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि हम देखें 20 रुपए के नोट 1972 में, 20 रुपए का जो नोट आप देखते हो, और 50 रुपए के नोट है वो 1975 में सर्वप्रथम जारी हुए, उससे पहले ये नोट नहीं थे। 500 रुपए का नोट है जो 1987 में जारी हुआ, जिसपे महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया, महात्मा गांधी सीरीज स्टार्ट हुई, ठीक है।
आरबीआई का अब तक का सबसे उच्चतम मूल्य वर्ग है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू वर्ग का नोट है, वो था 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपए का नोट भी चलता था। आप पुरानी मूवीज देखते हो, ठीक है, 1970-80 के दशक की, उसमें आप देखते हो कि ये जो बड़े नोट है ना, उनसे पहले के भी पुरानी मूवीज में दिखाते थे कि वो अटैची है, उसमें नोट है, बड़े बड़े नोट है, 10,000 के नोट भी है। तो 1946 में, ये 38 में जारी हुआ, 1946 में ये नोट बंद कर दिया गया। ठीक है, 10,000 रुपए मूल्य वर्ग का हाईएस्ट नोट था। उसके बाद समकालीन जो करेंसी नोट है, अभी जो आप नोट देखते हो वर्तमान में, उस पे 15 भाषाओं में क्या है, नोट का मूल्य लिखा होता है। कितनी लैंग्वेज है, 15 भाषाएं। पूछ सकते हैं, जैसे 20 रुपए का नोट है तो 15 भाषाओं में 20 रुपए लिखे हुए नोट का मूल्य लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद देखिए, वर्ष 2023 में 2,000 रुपए का नोट है, वो चलन से बाहर अभी हो ही गया, आप देखते ही हो। ये कुछ फैक्ट थे। अब देखिए, आरबीआई जो नोट जारी करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, नोट जारी करना। आरबीआई, ठीक है, केंद्रीय बैंक है भाई। तो आरबीआई जो 3 व्यवस्थाएं हैं नोट जारी करने की किसी भी देश में, ठीक है। एक है स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था, यानी गोल्ड है वो रिजर्व में रखो, जितने के गोल्ड रखेंगे उस वैल्यू के नोट जारी करेंगे। एक है आनुपातिक आरक्षित व्यवस्था और एक है न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम तो यही देखेंगे हम वर्तमान में कौन सी व्यवस्था के तहत आरबीआई नोट जारी करता है। तो आरबीआई वर्तमान में न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था अपनाता है, जिसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस। आरबीआई वर्तमान में जो एमआरएस है, न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था, इसके तहत क्या करता है, नोट जारी करता है। इस व्यवस्था के तहत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आरबीआई नोट जारी करने के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाता है, न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। ये क्या है न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था, पहला तो 1956 में इसको अपनाया गया, और ये है क्या, ये है भाई कि आप 200 करोड़ का एक परिसंपत्ति रखो, 200 करोड़ वैल्यू की असेट्स रखो। पहले थी 515 करोड़ की, पर 2000 हमने 1956 में ये अपनाई। अब 200 करोड़ की एक असेट्स की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। वो असेट्स हम 115 करोड़ के तो रखेंगे, क्या, गोल्ड, सोना रखेंगे भाई 115 करोड़ का, और 85 करोड़ अन्य, जिसमें हम विदेशी जो करेंसीज है, और वो ऐसे करके 200 करोड़ की जो वैल्यू की असेट्स है वो हमें रखनी है। इसको बोलते हैं हम न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। उसके हिसाब से फिर क्या है, नोट निर्गमन होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन जो हो गया, नोटबंदी जिसको हम आम बोलचाल में बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। 3 बार अब तक हो चुका है, 1946, 78 और एक 2016 में। आप जानते ही हो 8 नवंबर 2016 को क्या नोटबंदी की गई थी। ठीक है, तो 2016 में अभी रिसेंटली गया ही है, आप सब देखते हो। अब पहला कार्य देखा, नोट जारी करना। दूसरा, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। भाई सरकार है, उसका भी कोई बैंक होता है। हम तो खाता खुलवा लेते हैं पीएनबी में, ठीक है, हम खाता खुलवा लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, सरकार कहाँ खुलवाए। तो सरकार के बैंकों में तो खाते होते हैं, पर सरकार का बैंकर कौन होता है, वो होता है आरबीआई। सरकार आरबीआई से लोन भी लेता है। जब राजकोषीय घाटा हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया सरकार ऋण लेता है, आंतरिक और बाहरी। तो आंतरिक का मतलब सरकार आरबीआई से क्या है, ऋण लेता है। ठीक है, तो सरकार का बैंकर होता है आरबीआई, और उसके बाद सरकार के साथ तालमेल बिठा के मौद्रिक जो नीति वो बनाता है। राजकोषीय नीति सरकार बनाती है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे करना है, तो सरकार का बैंकर कौन है, आरबीआई। बैंकों की विनियामक संस्था, अनुसूचित बैंक, आरबीआई एक्ट 1934 है उसकी दूसरी अनुसूची के तहत रजिस्टर्ड है। उसके अलावा निजी बैंक जिनको आरबीआई लाइसेंस देता है। जितने भी आप बैंक देखते हो उस पे रेगुलेटरी संस्था कौन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों की क्या है, ये विनियामक संस्था। तीसरा है विनिमय दर को नियंत्रित करता है। जो विनिमय दर होती है कि रुपए, आज आप देखते हो कि जो डॉलर है उसके कंपैरिजन में रुपए कितना है। जैसे हम देखते हैं कि 1 डॉलर 80 रुपए के बराबर है। इसको विनिमय दर बोला जाता है, जो डॉलर में कन्वर्ट कर सके रुपए को। तो उसको नियंत्रित कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है क्षमा शोधन गृह यानी क्लियरिंग हाउस का कार्य, वो भी आरबीआई करता है। चेक वगैरह होते हैं उनको क्लियर करता है, बैंकों के चेक वगैरह होते हैं उनको क्लियर कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति और साख नीति को तैयार करना, मौद्रिक नीति को कौन तैयार करता है, आरबीआई। राजकोषीय नीति को सरकार। क्यों तैयार करते हैं, क्योंकि देश में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, मौद्रिक जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो मौद्रिक नीति हम पढ़ेंगे इसके बाद में।
उसके बाद है अन्य विकासात्मक कार्य जैसे वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन मतलब बैंक, सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा भारत में बैंक खुले, जो गरीब निर्धन वर्ग है, ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों तक बैंक की पहुंच हो, ताकि हम जो पैसा सब्सिडी के रूप में दें वो सीधे खातों में ही चले जाए, सब्सिडी का लीकेज ना हो। लोग वित्तीय साक्षरता वो करता है आरबीआई की, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग की आदतें पता चले, लोगों की जो बचत की आदतें हैं उनमें वृद्धि हो, लोग ऋण लें, ठीक है, लोग जो साहूकार है उनके जाल से मुक्ति पा सके। तो आरबीआई कुछ विकासात्मक कार्य है वो भी करता है, वित्तीय साक्षरता में वृद्धि करना। तो ये हमने इंपॉर्टेंट जो आरबीआई के कार्य है वो देखे। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए मौद्रिक नीति। अब मैंने आपको बताया एक होती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम एक ही है कि देश में मुद्रास्फीति है, कीमतें जब बढ़ जाती है, देश में जो तरलता है यानी पैसा उसका प्रसार बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित कैसे करें। तो उसके लिए आरबीआई क्या करता है? बनाता है मौद्रिक नीति। सरकार बनाती है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति हम बजट के साथ पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे मौद्रिक नीति। अब देखिए मौद्रिक नीति क्या होता है। मौद्रिक नीति का मैंने बताया उद्देश्य क्या होता है? तरलता का प्रबंधन करना, ठीक है। अब तरलता का प्रबंधन करने के लिए क्या है? मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है कि मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित किया जा सके। केंद्रीय बैंक की वह नीति जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह है, यानी पैसा ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा हो गया तो लोग है उनकी आदतें खराब हो जाएगी, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, कम भी ना हो जाए कि मंदी आ जाए, तो उसका नियंत्रण कैसे रखें। तो एक मुद्रास्फीति की कोई दर होगी, उसको हम एक आइडियल मानेंगे। आरबीआई चाहेगा कि मैं मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल करूं। तो मुद्रा प्रवाह यानी मनी सप्लाई इसको नियंत्रित करता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना और मुद्रास्फीति दर पर नियंत्रण, ठीक है। ये हो गया मौद्रिक नीति का उद्देश्य। सिंपल, हमने समझ लिया मौद्रिक नीति। अब आगे हम देखते हैं कि इस जो पॉलिसी हमने बना ली कि हम कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए, कुछ उपकरण होने चाहिए जिनकी मदद से हम ये जो काम है वो कर सकेंगे। तो वो टूल्स कौन से हैं वो देखिए। वो टूल्स है दो टाइप के, एक होते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटिव। जब आरबीआई बात करेगा मैथमेटिकल डेटा में, जब आरबीआई बात करेगा रेट्स की, जब आरबीआई बात करेगा गणितीय रूप से, उसको बोला जाता है मात्रात्मक उपकरण। जैसे आप कभी बैंक गए हो, आप होम लोन लेने गए, ठीक है, बैंक ने बताया कि हम 6% पे या 7% पे आपको होम लोन दे देंगे, ठीक है। या सपोज कीजिए आप गाड़ी लेने गए तो बोला कि आपको 10% लोन दे देंगे, 10% की ब्याज दर पे। अब जब आरबीआई 10%, वो बैंक 10% की दर से दे रहे हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियां खरीदने लग जाएंगे। उससे क्या होगा? पैसा ज्यादा आ जाएगा, मुद्रा का प्रवाह ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, लोग लोन लेंगे, खर्च करेंगे। अब यदि आरबीआई बोलेगा बैंकों को कि बैंक दर बढ़ा दो, जो लोन दे रहे हो इसकी रेट बढ़ा दो क्योंकि मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, तो क्या करेगा बैंक? आपको बोलेगा अगली बार जाओगे कि भाई लोन है वो 12% 13% पे हो गया, तो लोग क्या करेंगे? कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा? नियंत्रण होगा। तो आरबीआई जब गणितीय रूप से बात करेगा उसको बोलते हैं हम मात्रात्मक, जैसे रेट्स में बात करेगा। अब वो दर कौन कौन सी है उनको हम देखेंगे। सबसे पहली है बैंक दर में परिवर्तन। बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट का मतलब होता है कि जो आरबीआई है वो जो बैंक होती है उनके लिए एक दर निर्धारित करता है, दीर्घकालीन लोन देता है। जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन लेती है, उसको बोलते हैं बैंक दर, ठीक है। तो इसको क्या करेगा? बैंक दर बढ़ जाए या कम कर दे, उससे क्या होगा? नियंत्रण होगा। उसके बाद है नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर जिसको हम बोलते हैं। सीआरआर क्या होता है? ये एक अल्पकालीन जो होती है, यानी सीआरआर का मतलब ये हो गया कि जो जमाए हैं बैंक के पास, बैंक में हमने पैसा जमा कर रखा है, उसका एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे किसी बैंक के पास मान लीजिए कि बैंक के पास 100 रुपए जमा के आए, ठीक है। अब बैंक के पास किसी ने 100 रुपए जमा कराए, अब बैंक इस 100 रुपए में से क्या है? लोन देगा, ठीक है। भाई बैंक का क्या काम है? लोन देना और जमाए स्वीकार करना। तो बैंक के पास 100 रुपए है, आरबीआई बोलेगा कि भैया 20 रुपए है वो मेरे पास रखने पड़ेंगे, ठीक है। अल्पकालीन, यदि इमरजेंसी आ गई, जिन्होंने जमा करवा रखा है वो सारे एक साथ निकालने आ गए, क्या करेगा? सारों का थोड़ी लोन देगा तू,
100 के 100 लोन नहीं देने, 20 रुपए मेरे पास रख दे, ना मैं इस पे कोई ब्याज दूंगा। ये नगद आरक्षित अनुपात है, CRR। ना मैं इस पे ब्याज दूंगा, ये अल्पकाल के लिए मेरे पास रख दे, बाकी के जो 80 है उसका तू लोन दे सकता है। ये आरबीआई बोलता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? नगद आरक्षित अनुपात। अब हम ये उपकरण क्यों पढ़ रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ये CRR, कि सपोज कीजिए देश में मुद्रास्फीति है, यानी पैसा ज्यादा है पहले से ही, मनी का जो फ्लो है वो पहले से ही है। अब आरबीआई 80 लोन दे रहा है, यहाँ पे कितनी है CRR? 20। अब यदि आरबीआई बोल दे कि भैया ये CRR है ना, जो तो 20 रुपए जमा करवा रहा था मेरे पास, ऐसा कर 30 रुपए जमा करवा आपसे। पहले तो 80 रुपए लोन दे रहा था बैंक, अब क्या करेगा? अब कितने रुपए बचे? 70 रुपए बैंक के पास लोन देने के लिए लोगों को। तो यहाँ पे क्या है? मुद्रास्फीति पे कंट्रोल किया जाएगा। 10 रुपए कम लोन जा रहा है, यानी 10 रुपए की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके। और यदि मान लीजिए कि 80 रुपए दे रहा है और देश में मंदी है, मुद्रास्फीति कम है, मंदी है, जो सरकार चाह रही है कि देश में क्या लोग ज्यादा ज्यादा खरीदे, डिमांड बढ़े, मांग आए, तो आरबीआई क्या बोलेगी कि एक काम कर, तू 20 रुपए जमा मत करवा यार, 10 रुपए ही करवा दे मेरे पास। अब कितने बच गए इसके पास? 90 रुपए। यानी अब 10 रुपए और लोगों को मिलने लग जाएंगे। आपने पीछे देखा होगा कोविड के बाद जब थोड़ी मंदी आई मार्केट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो आपके व्हीकल लोन थे वो सस्ते कर दिए, उनकी ब्याज दरें हैं वो सस्ती कर दी, तो लोग ज्यादा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या हुई हमारी? बूस्ट हुई। तो ये सारे काम है वो रेट्स में करता है, तो उसको मात्रात्मक बोलते हैं। एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा कि जो मौद्रिक नीति है उसके मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं? बैंक दर है, CRR, अभी हमने देखा। एक है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई जो आपके वाणिज्यिक बैंक है उनको अल्पकाल के लिए ऋण देता है, ठीक है, अल्पकाल के लिए ऋण देता है और कुछ सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो गिरवी रखता है। यहाँ पे बैंक दर में तो क्या है? दीर्घकाल के लिए दे रहा है, पर यहाँ पे क्या है? मैं लिख देता हूं, ये तो दीर्घकाल के लिए जब ऋण होता है, तो ये होता है अल्पकाल के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेपो रेट। और इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीएस लिख रहा हूं, इनको गिरवी रखी जाती है, ठीक है। एक है रिवर्स रेपो रेट। ये जो रेपो रेट है ना, इसको बेंचमार्क दर भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं, बेंचमार्क रेट या नीतिगत दर। इसको बेंचमार्क दर या नीतिगत दर भी बोला जाता है, रेपो रेट, जब आरबीआई अल्पकाल के लिए लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को और सरकारी सिक्योरिटी है वो गिरवी रखवाता है। रिवर्स रेपो इसका उल्टा कर लो, जब आरबीआई बैंक के पास जाएगा, ये ले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मुझे लोन दे, ये भी अल्पकाल के लिए होता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। मतलब रेपो में तो हो गया बैंक क्या है? आरबीआई से लोन ले रहे हैं, और रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है। उसके बाद है वैधानिक तरलता अनुपात, SLR। एक तो CRR देखा, नगद आरक्षित अनुपात, जिसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाता और कुछ हिस्सा है जमा का वो बैंक अपने पास, वो आरबीआई अपने पास रखता है। SLR का मतलब ये होता है, देखिए वैधानिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक है वो तरल संपत्तियों में कुछ हिस्सा रखवाता है बैंकों से आरबीआई, ठीक है, कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं इसको, कि आप तरल परिसंपत्तियों में कुछ हिस्सा रखो, उसको SLR बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है सीमांत स्थायी सुविधा, MSF। ये भी एक अल्पकालीन जो जो सुविधा है वो है कि एक दिन के लिए लोन लेना हो बैंकों को तो क्या है? MSF रेट देखते हैं। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, यहाँ से ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना पूछेंगे कि मात्रात्मक जो है उपकरण वो कौन कौन से हैं। बैंक दर है, CRR है, जो आपके रिवर्स रेपो रेट है, MSF है, SLR है, ये क्या है? सारे ये मात्रात्मक है, यानी मैथमेटिकली हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होते हैं? आरबीआई जाता है बोरा भर के और खुले बाजार में बेचता है। गांव का बाजार खुला खुला होता है? ऐसा नहीं होता। ओएमओ में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आरबीआई क्या करता है? सेल या उसकी परचेज करता है, देखता है कि मुद्रास्फीति है या मंदी है। सपोज कीजिए कि देश में मंदी है, ठीक है, मंदी है, तो आरबीआई क्या करेगा? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों के पास है उनको खरीदेगा। लोगों ने क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। अब लोग पैसा खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, तो आरबीआई क्या करेगा कि लाओ भाई, मैं इंटरेस्ट जो हो गया तुम्हारा और मेरे को बेचो, पैसा दूंगी मैं।
अब जब पैसा क्या है मार्केट में जाएगा और यदि मुद्रास्फीति बढ़ने लग जाएगी तो आरबीआई क्या करेगा, उनको खरीदेगा। ठीक है, खरीदने से क्या होगा, पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो सॉरी बेचेगा लोगों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो बेचेगा आरबीआई कि लोगों से मैं पैसा निकाल सकूं, ताकि क्या है मुद्रास्फीति कम होए। तो इसको ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस बोलते हैं, कि खुले बाजार में आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है उनका क्रय और विक्रय करता है, देखता है सिचुएशन की मंदी है या जो मुद्रास्फीति है वो देखता है। ठीक है, तो ये हमने रेट्स देखी, ये है मात्रात्मक उपकरण। एक है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब कि कुछ ऐसे कार्यवाही करना, कुछ ऐसे एक्शंस वो बैंकों को बोलना जो रेट्स में ना होंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से दिशा निर्देश देना, उसको गुणात्मक बोला जाता है। जैसे साख की राशनिंग। साख की राशनिंग किसको बोलते हैं, साख मतलब होता है लोन। ठीक है, ऋण होता है साख का मतलब, क्रेडिट क्रिएशन यानी साख उत्पन्न करना। इसकी राशनिंग का मतलब क्या है, कि जो बैंक है उनको आरबीआई दिशा निर्देश देगा कि आपको किस सेक्टर को लोन देने हैं। आपको एग्रीकल्चर को इतना लोन देना है, बैंकों को आरबीआई को लगता है कि इंडस्ट्री है उसको ज्यादा लोन दिलवाना है, यानी लोन का कैटेगराइजेशन करवाएगा बैंकों से कि आप इतना लोन इस सेक्टर को दो, इतना गरीबों को दो, इतना इनको दो। उसको बोलते हैं साख की राशनिंग। एक है मार्जिनल लिमिट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मार्जिन आवश्यकता क्या होती है, देखिए आप होम लोन लेने गए, आपके पास एक घर है, आरबीआई ने उसने बैंक ने जाते ही पूछा कि आप वो लोन ले रहे हो तो कुछ गिरवी रखो, ऐसे कैसे लोन दे दें आपको। तो आपने कहा मेरे पास एक घर पड़ा है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 10,000 रुपए, सपोज कर रहे हैं हम। ठीक है, कि 10,000 रुपए का मेरे पास घर है, मुझे आप कितना लोन दे सकते हो। तो आरबीआई का दिशा निर्देश है, मान लीजिए कि भाई ये 10,000 का लोन है, तो एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखो कि आप ये 10% है कोई मार्जिनल रिक्वायरमेंट एग्जाम्पल मान लीजिए। तो जो आपको बैंक लोन देगा ना, वो 10,000 में से काटेगा 10%। ठीक है, उसके बाद आपको लोन देगा, आपको 9,000 रुपए का ही लोन दिया जाएगा मैक्सिमम, जितनी आपकी संपत्ति है उससे कम। इसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है नैतिक दबाव। ये किस लिए किया जाता है, कोई मुद्रास्फीति कम या ज्यादा है उसको कंट्रोल करने के लिए। सपोज लग रहा है आरबीआई को कि मंदी है, लोन ज्यादा दे दो, तो इसको 5% कर देगा। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश होते हैं गुणात्मक उपकरण। नैतिक दबाव, वही दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि हम जब ये सारी रेट्स के लिए बोल रहे हैं, आप कर क्यों नहीं रहे। ठीक है, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ रही है, तो बैंकों को वो बार बार चेताएगा। ठीक है, सीधी कार्रवाई, वही डायरेक्ट एक्शन करेगा बैंकों के खिलाफ। कोई बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है मौद्रिक नीति बनाने वक्त, तो वो डायरेक्ट एक्शन लेगा, उनके लाइसेंस भी निरस्त कर सकता है, उन पे जुर्माना लगा सकता है, उनको बोल सकता है कि जब हम बोल रहे हैं बैंक दर कम करो क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारी क्या है, सीधी कार्रवाई में और नैतिक दबाव में आते हैं। ये है गुणात्मक उपकरण। तो हमने मौद्रिक नीति के उपकरण देखे, मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों का काम क्या है, मुद्रास्फीति है उसका नियंत्रण करना। ठीक है, उसके बाद है मौद्रिक नीति के प्रकार। देखिए, एक है सस्ती या विस्तारवादी और एक है कठोर या संकुचित। सस्ती या विस्तारवादी क्या होती है, जिसमें ब्याज दरें हैं वो कम की जाती है। ठीक है, सस्ती मतलब ब्याज दरें कम करना। लोन सस्ता कब होगा आपके लिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होगी। ठीक है, तो उसको बोल दिया सस्ती या विस्तारवादी। उद्देश्य क्या होता है, तरलता में वृद्धि। भाई लोन सस्ता क्यों कर रही है आरबीआई, कि लोग है वो मांग करे, लोग पैसा ज्यादा खर्च करें, लोग ज्यादा लोन ले, घर बनाए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे, व्हीकल खरीदे, घर बनाए, चीजें खरीदे, ऑनलाइन शॉपिंग करे। तो जब आपको दरें सस्ती दरों पे ब्याज वो लोन मिलेगा, तो उसको बोला जाएगा सस्ती या विस्तारवादी। कठोर क्या होगा, इसका अपोजिट, कि ब्याज दरें बढ़ा दो। जब ब्याज दरें बढ़ने लग जाएगी तो क्या हो जाएगी, मौद्रिक नीति कठोर हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। उद्देश्य क्या है, तरलता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। इसका उद्देश्य है तरलता में वृद्धि करना। समझ में आया होगा आपको। आगे हम देखते हैं मौद्रिक नीति समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री में भी सवाल 2-3 बार आ गया, सीटी में भी पूछ लेंगे इस बार। मौद्रिक नीति समिति क्या होता है, मौद्रिक नीति समिति जो उर्जित पटेल थे आरबीआई में, ठीक है, उनकी सिफारिश पे इस समिति का गठन किया गया कि आप हम जो देख रहे हैं कि हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति बना रहे हैं, तो उसकी एक समिति होनी चाहिए।
तो उस समिति का गठन हुआ 2016 में। मोदी जी आ गए 2016 में, तो ठीक है 14 में ही आ गए। अब केंद्र सरकार है वो, इसने गठन किया 2016 में। अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई गवर्नर। एग्जाम इंपॉर्टेंट यही है सवाल, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? गठन तो किया जाता है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। क्यों? क्योंकि मौद्रिक नीति जो बनाई किसके द्वारा जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इस मौद्रिक नीति जो समिति है, इसमें कार्यकाल कितना हो गया अध्यक्ष का? 4 वर्ष का। सदस्य होते हैं टोटल 6। ये भी पूछते हैं कुल कितने सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में? 6 सदस्य। 3 सदस्य हैं आरबीआई के और 3 सदस्य किसके हैं? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है। ठीक है, निर्णय जो होता है वो बहुमत के आधार पे होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जो मौद्रिक ये समिति है, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी एक वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें होनी चाहिए। एक वर्ष में न्यूनतम 4 बैठक तो होनी ही चाहिए। ये मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो जाए, पर न्यूनतम 4 बार तो इन 6 सदस्यों को बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नोट मैंने बताया आपको, उर्जित पटेल समिति है, उसकी सिफारिश पे एमपीसी का गठन किया गया था। तो ये हमने देखी मौद्रिक नीति समिति। अब आगे देखते हैं हम, आगे डिजिटल भुगतान का थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ ये टर्म्स है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो देखिए, पहला है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? इसकी स्थापना सबसे पहले तो 2008 में होती है। इसका स्वामित्व है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के लिए। देश में डिजिटल भुगतान के लिए सबसे पहले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। कब? 2008 में। किसी के ये वहम ना रहे कि डिजिटल भुगतान है वो मोदी जी ही प्रमोट कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी भी कर रहे थे भाई। जैसे कंगना रनौत से पूछा गया कि आपको आजादी कब मिली, तो वो बोली कि 2014 में मिली। अब कंगना जी को कौन बताए कि 2014 से पहले भी कुछ काम भारत में हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, और 2014 के बाद भी हुए हैं। देखिए, सरकारें तो आती जाती रहेगी, अटल जी का वही डायलॉग, सरकारें तो आती जाती रहेगी पर ये देश नहीं रुकना चाहिए, देश का विकास है वो होते रहना चाहिए। तो डिजिटल भुगतान की बात 2008 में हो चुकी थी। 2008 में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो बन गया था। स्वामित्व किसके पास है? आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन के पास। अब ये जो एनपीसीआई है, इसका ही है एक आईएमपीएस, जिसको आप करते भी रहते हो, देखते भी रहते हो। ठीक है, ये 2010 से ये जो सेवा है वो स्टार्ट हो गई। इसमें जो 5 लाख रुपए तक का क्या है, ऑनलाइन पेमेंट हम कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का आईएमपीएस में, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके आरटीजीएस। आरटीजीएस की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये 2004 से शुरू हुआ। इसमें मिनिमम जो आपके 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। कितना? मिनिमम। ये बड़े जो अमाउंट है उनके लिए आरटीजीएस होता है। मिनिमम आपके 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है आरटीजीएस में। ठीक है, 2004 से शुरू हुई, ये आरबीआई द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है, ये एनपीसीआई द्वारा। उसके बाद है नेफ्ट। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म है नेफ्ट की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हिंदी पे मत जाइएगा, इंग्लिश में ही देखिएगा इनकी फुल फॉर्म। ठीक है, 2005 से शुरू हुआ, ये भी आरबीआई द्वारा शुरू हुआ। इसमें मिनिमम आप 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक भेज सकते हो नेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद यूपीआई जो आप सब देखते ही हो, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये 2016 से शुरू हुआ। और भीम ऐप आप देखते ही हो, सरकार का है। ठीक है, भीम ऐप वो भी क्या है, ऑनलाइन का ही एक ऐप है। और ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये क्या है, एक सर्वर है जो डिजिटल जो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है, बैंक है, उनको एकीकृत एक माध्यम देता है यूपीआई। जैसे आप यूपीआई आईडी देखते हो, कोई भी अकाउंट का जो आपके अकाउंट है किसी भी बैंक का, पर यूपीआई आपकी एक यूनिक आईडी होती है। फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2016 से शुरू हुआ। के बाद आगे, एक सेकंड में पानी पी लूं। आगे है अपना मुद्रास्फीति। इतनी देर से मैं बोल रहा था कि मुद्रास्फीति को कम करना, ज्यादा करना, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए,
जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बनाता है मौद्रिक नीति, और केंद्र सरकार है वो करती है राजकोषीय नीति बनाती है। राजकोषीय नीति हमने देखी, बजट देखा हमने पूरा, ठीक है। हमने वो देखा था पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, उनके कैटेगराइजेशन, राजस्व, राजकोषीय घाटा हमने देखा। तो देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज है। हम बोलते रहते हैं महंगाई बढ़ गई, वही क्या है मुद्रास्फीति। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, डिटेल से भी मैं आपको करवाऊंगा, आरएस प्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, पर एक बार मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। जैसे हम छोटे थे, मुझे आज भी याद है, मम्मी 20 रुपए मुझे देती थी और खूब सारी सब्जियां आ जाती थी। यानी 20 रुपए देते थे घर वाले और 1-2 रुपए टॉफी के भी बच जाते थे उस 20 रुपए में। आज 20 रुपए लेके जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, अदरक भी नहीं आती, ठीक है। यानी हम अदरक का एक टुकड़ा मांगते हैं दुकानदार से, वो भी नहीं आता। पहले उसी 20 रुपए में आलू, टमाटर, प्याज, अदरक और धनिया सब डाल के दे देते थे। अब तो धनिया के भी 20 रुपए अलग से लेते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? जो रुपए था उसकी वैल्यू कम क्यों हुई और वस्तुओं की कीमतें क्यों बढ़ी? इसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति, ठीक है। यानी जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए, वस्तु की प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, और परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति है वो कम हो जाए। परचेजिंग पावर किसकी होती है? पैसे की होती है। यानी मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूं। मैं 20 रुपए लेके जाता था, खूब सारी सब्जियां लेके आता था, अब उन सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो मेरे जो 20 रुपए उनकी वैल्यू, परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। इसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति, ठीक है। पैसे की क्या है, वैल्यू गिरना, परचेजिंग पावर गिरना, क्रय शक्ति गिरना। कि आज मुझे 1 किलो सब्जी के लिए 50 रुपए लेके जाना पड़ता है और पहले मैं 20 रुपए लेके जाता था। आज मुझे 1 किलो सब्जी लेने के लिए 100 रुपए लेके जाना पड़ता है और पहले मैं 20 रुपए में ही लाता था। इसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। यानी जब वस्तुओं की कीमतें बढ़े और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए, उसको बोला जाता है मुद्रास्फीति, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने आपको सिंपल समझाने की कोशिश करी है। और हम देख ही रहे हैं, जब कीमतें बढ़ रही है और पैसे, हम बोलते नहीं है कि आज पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। पैसे की वैल्यू कि पहले पुराने जमाने में 1 रुपए में 1 किलो चीनी आ जाती थी, ऐसा जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं। यानी उस वक्त पैसे की वैल्यू, पैसे की परचेजिंग जो पावर थी, क्रय शक्ति, वो ज्यादा थी। 5 रुपए की चाय पहले पीते थे हम, जिसको बड़ी चाय भी बोलते थे। आज 5 रुपए में क्या कर दिया, गिलास छोटे कर दिए। यानी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं से हो रहा है, पर जो पैसे है उसकी वैल्यू गिर गई। आज पैसे हमें ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, यानी पैसे की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। इसको ही बोला गया है मुद्रास्फीति। अब देखिए आगे हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। ये मुद्रास्फीति कितने टाइप्स की होती है, जनरली इनके नाम पूछते हैं कि क्या ये मुद्रास्फीति का प्रकार है। थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पहला है लक्षित, टारगेटेड मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। लक्षित का मतलब अलग अलग देश है, कोई विकसित देश है, कोई विकासशील देश है। यूएसए, अमेरिका कुल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पैसे का कोई मतलब नहीं है, वहां लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पे विश्वास करते हैं। तो वहां का फेडरल रिजर्व, जो वहां का सेंट्रल बैंक है, वो क्या करेगा, कोई लक्ष्य निर्धारित करेगा कि लोग खर्च करते हैं अमेरिका में इतना, लोगों के पास पैसा है, तो वो मुद्रास्फीति की जो दर निर्धारित करेंगे उसको बोलते हैं लक्षित। भारत में आरबीआई भी करता है। भारत क्या है, एक विकासशील देश है। तो विकसित और विकासशील अलग अलग देश जब अलग अलग क्या करते हैं, एक दर निर्धारित करते हैं, एक लक्षित वो दर लेते हैं, उसको बोलते हैं लक्षित मुद्रास्फीति। जैसे भारत में हमने कर रखी है आरबीआई ने 4 प्लस माइनस 2%, यानी या तो 4 से -2% हो सकती है या फिर 6% हो सकती है। ये हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, 4 +-2%, ठीक है। ये है लक्षित मुद्रास्फीति, समझ गए। उसके बाद है रेंगती हुई। रेंगती हुई यानी रेंगता कौन है, सांप रेंगता है, ठीक है, धीरे धीरे रेंगता हुआ चलता है। तो जब दर क्या है 3% से कम होती है, उसको बोला जाता है अक्सर रेंगती हुई मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति की दर 3% से कम होए। एक है चलती हुई, भाई थोड़ी सी रेंगने से अच्छा है थोड़ा सा तेज चला जाता है, मतलब हल्का सा तेज चलना, जैसे 3 से 6% की दर। भारत की यदि हम देखें 4 +-2 इसमें आ रही है, ठीक है। उसके बाद है
दौड़ती हुई 6 से 10%। ठीक है, जब भारत की 6% हो जाएगी तो दौड़ने लग जाएगी मुद्रास्फीति। ठीक है, अभी देखेंगे कितनी है उसके बाद। ठीक है, 6 से 10% है वो दौड़ती हुई। एक है गेल गैपिंग, ये है 10% से अधिक। गेल गैपिंग मतलब सरपट दौड़ती हुई, सरपट थोड़ा फास्ट चल रही है। हाइपर, हाइपर मतलब बहुत तेज, 50% से अधिक। जब बहुत महंगाई हो जाएगी, हम बोरे लेके जाएंगे कुछ चाय पीने के लिए भी, आज 5 रुपए 10 रुपए लेके जाते हैं, फिर एक बोरा भर के लेके जाना पड़ेगा, सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। कब? जब 50% से अधिक हो जाएगी मुद्रास्फीति, उसको बोलते हैं हाइपर। विस्फीति, विस्फीति का मतलब जब दर कम होने लग जाए, मान लिया 50 है, कम होने लग गई, 10 है, कम होने लग गई, उसको बोलेंगे विस्फीति। ठीक है, उसके बाद है अपस्फीति। अपस्फीति किसको बोलते हैं? तो मुद्रास्फीति और एक अपस्फीति। अपस्फीति बोलते हैं जब दर क्या हो जाए, नकारात्मक हो जाए। जैसे अभी 4+2- इसका लक्ष्य ले रखा है, मान लीजिए 4% है, सपोज कीजिए, अब वो माइनस में हो जाए तो उसको बोलेंगे हम अपस्फीति। उसके बाद अपस्फीति मीन्स एक तरह से मंदी समझ लीजिए आप। ठीक है, मांग जनित, मांग जनित मतलब मांग बढ़ने के कारण क्या है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लग जाए। मांग बढ़ने के कारण वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ेगी उसको बोलेंगे हम मांग जनित। यानी उस जो मुद्रास्फीति बढ़ी है उसके पीछे किसका प्रभाव है? लोगों की मांग का। लोगों ने डिमांड करी है, लोगों ने मांग करी है, फिर वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है, आप देखते ही हो सीजनल कोई भी चीज है, मूंगफली जब आती है स्टार्ट में, उसके बाद जब सर्दियों में दाम बढ़ने, वो मांग बढ़ने लगी मूंगफलियों की, लोगों को चाहिए कि हम घूमते हुए मूंगफली खाएं, हम गजक खाएं, तो उसकी कीमतें बढ़ने लग जाती है। ठीक है, लागत जनित, जब मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण क्या हो, लागत हो, जैसे कच्चा तेल। जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हम क्रूड क्रूड ऑयल खरीदते हैं, फिर उसके बाद रिफाइंड होता है, जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो जाएगी तो क्या है, भारत सरकार भी चाहेगी कि हम लोगों से कम पैसे वसूलें। और जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेगी, यानी रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें बढ़ेगी, तो फिर क्या है, वो व्यापारी अपने से ज्यादा पैसे लेगा, फिर कीमतें बढ़ेगी। जैसे कोई भी मान लीजिए लेदर इंडस्ट्री है, चमड़े की जब कीमत बढ़ेगी तो जूतों की कीमतें बढ़ेगी। जो व्यापारी, जो प्रोड्यूसर जूते बना रहा है, वो चमड़ा ही जब महंगा लेके आएगा रॉ मटेरियल, तो उसकी लागत बढ़ेगी। उस लागत के बढ़ने के बाद वस्तु की कीमत बढ़ेगी, और हमने देखा वस्तु की कीमत बढ़ना क्या है, एक तरह से मुद्रास्फीति। ठीक है, अब मुद्रास्फीति क्या है कि मुद्रास्फीति के बारे में ये बोला जाता है कि मुद्रास्फीति का बढ़ना अच्छा है, पर एक लेवल तक, ज्यादा भी नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे हाइपर में देखा, आप सुनते हो जिम्बाब्वे वगैरह कई देश है जहाँ पे बोरा लेके जाते हैं लोग, इतना सारा पैसा लेके जाते हैं, फिर कोई चीज लेके आते हैं। तो मुद्रास्फीति ज्यादा भी नहीं बढ़नी चाहिए और ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, वो हमने रखी है 4+-2। उसके बाद है कोर मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति मीन्स, इसको हेडलाइन मुद्रास्फीति बोलते हैं। जितनी मुद्रास्फीति है, जो भी दर है, हेडलाइन मुद्रास्फीति जो हमारी होती है कोर, उसमें से हम क्या घटाएंगे, ईंधन और खाद्य पदार्थों की जो मुद्रास्फीति है उसको घटाएंगे तो आएगी ये कोर मुद्रास्फीति। उसके बाद है तिरछी। तिरछी मीन्स कोई व्यक्ति तिरछा चल रहा है, मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, तिरछी का मतलब कि जैसे कोई 5-6 वस्तुएं हैं मान लीजिए, अब उनकी जो वैल्यू है, कीमतें, वो तो स्थिर है, और उसी की एक की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि कोई आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लीजिए कि ईयरफोन है, वो महंगे हो रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो सस्ते हो रहे हैं। या खाद्य पदार्थों में कोई मान लीजिए सब्जियां हैं, उन सब्जियों में भी प्याज है, उसी की वैल्यू बढ़ रही है, उसकी कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, बाकी सब्जियां सस्ती की सस्ती है। ठीक है, तो वो तिरछी हो गई। एक है बोटल नेक। बोटल नेक मुद्रास्फीति बोलते हैं जब आपूर्ति है उसमें बाधाएं आ जाती है, सप्लाई में बाधाएं आ गई। आप देखते हो कोई कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कोविड आया पीछे, या कोई महामारी आ गई, या सप्लाई में बारिश वगैरह, ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब है, उसके कारण भी कई बार क्या है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। ट्रकों ने हड़ताल कर दी, अब हड़ताल कर दी तो भाई लागत बढ़ेगी ट्रांसपोर्ट की, तो फिर क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेगी। जब सप्लाई जो चेन है उसमें बाधाएं जब आ जाती है, उससे जो मुद्रास्फीति होती है उसको बोलते हैं बोटल नेक। तो ये हमने कुछ प्रकार जनरली देखे। आगे देखते हैं हम मुद्रास्फीति का मापन। हमने ये देख लिया कि मुद्रास्फीति के प्रकार और अर्थ। अब इसका मापन देखते हैं। हम यहाँ पे अर्थशास्त्री नहीं है कि हम एक्चुअली
जो एक्चुअल वो आपके रेट है वो मैं आपको निकाल के बता दूं। मैं तरीके बता रहा हूं कि ये सवाल कैसे पूछे जाएंगे। देखिए, दो टाइप से मुद्रास्फीति का मापन करते हैं हम, जिसमें यूज क्या लेते हैं हम। एक लेते हैं थोक मूल्य सूचकांक WPI, एक लेते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आप सीटी का पेपर देने जा रहे हैं तो जो राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे कोचिंग के नोट्स है या फिर कोई भी आप आर्थिक जो इकोनॉमिक सर्वे लेके आए हो, तो उसमें राजस्थान में जो WPI है, CPI है, इनके आप आंकड़े देख के चले जाना, ठीक है। उन पूछा जाता है। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, दो तरह से मापन करते हैं। ये जो WPI है, ये हम 2014 तक तो क्या है, WPI है वो हमारा मुख्य आधार था मुद्रास्फीति को मापने का, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और 2014 के बाद हम ले रहे हैं CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक तो ये डेटा हो गया, ठीक है। ये अब क्या है, मुख्य सूचकांक हो गया मुद्रास्फीति को मापने का। क्या होता है WPI में क्या होता है कि इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। थोक क्या होता है, थोक का मतलब क्या होता है, रिटेल का मतलब क्या होता है। जब कोई प्रोड्यूसर है, उससे एक रिटेल, जैसे कोई ये प्रोड्यूसर है जो बना रहा है, उत्पादक, और एक है रिटेलर जिसको हम बोलते हैं खुदरा व्यापारी। हम जिनसे सामान खरीद के लेके आते हैं वो है रिटेलर। तो प्रोड्यूसर क्या है, थोक व्यापारी है। जब खुदरा व्यापारी इससे वस्तुएं खरीदेगा, उसको बोलते हैं हम थोक विक्रेता, वो थोक में खरीदता है, ठीक है। तो थोक मूल्य सूचकांक, सबसे पहला सवाल किसके द्वारा प्रकाशित होता है, यही सवाल पूछा जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ये इसको जारी करता है। इसमें केवल वस्तुएं होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। थोक मूल्य सूचकांक है, सिर्फ उनमें हम वस्तुएं लेते हैं, सेवाएं नहीं लेते, ठीक है। आधार वर्ष क्या है इसका, 2011-12। प्रत्येक महीने के 14वें दिन ये क्या है, जारी किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक। सिर्फ क्या है, वस्तुएं लेंगे हम, सेवाएं नहीं लेंगे। फिर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी हम इस रिटेलर से जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो क्या है, हम उपभोक्ता हैं। अब देखिए, इसमें CPI इसको बोला हमने, ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, ये इसको जारी करता है। सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है वो इसको प्रकाशित करता है, सॉरी। जैसे WPI को कौन करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और जारी करता है NSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको जारी करता है CPI को। CPI वो तीन टाइप के होते हैं। एक CPI होता है CPI-R मीन्स रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण। और एक होता है CPI-U, यू मतलब अर्बन मीन्स शहरी। एक CPI हो गया जो गांव, ग्रामीण गांव के लोगों का निकलेगा, एक शहर के लोगों का। और एक निकलेगा संयुक्त, जॉइंट, जिसको बोलते हैं हम CPI-R+U, जो शहर और ग्रामीण दोनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल है। इसमें सिर्फ क्या है, वस्तुएं। और आधार वर्ष क्या है, 2012, इसका 2011-12। ये प्रत्येक माह के 12वें दिन, ये प्रत्येक माह के 14वें दिन। होते क्या है ये इंडेक्सेज, जो वस्तुएं होती है, खाद्य पदार्थ है, बहुत सारी वस्तुएं जो हम कंज्यूम करते हैं, उनकी एक बास्केट बनाई जाती है, उनकी एक टोकरी बनाई जाती है कि एवरेज कितना लोग खरीदते हैं, उनकी कीमतें कितनी है। फिर उनका लास्ट ईयर की कीमतें उनसे कंपेयर किया जाता है। जैसे आधार वर्ष ले रखा है 2011-12, इधर 2012, उनकी कीमतों से फिर हम कंपेयर करके और फिर निकालते हैं क्या, ये इंडेक्सेस। और उनके आधार पे हम मुद्रास्फीति देखते हैं कि देश में वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ रही है, हमें मुद्रास्फीति कितनी रखनी है, ठीक है। तो WPI और CPI के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा देखा। अब आगे हम देखेंगे, है श्रम मंत्रालय द्वारा CPI श्रम ब्यूरो निकालता है, शिमला। श्रम ब्यूरो कहाँ है, शिमला। और वो जो औद्योगिक श्रमिक है उनके लिए, एक सेकेंड, सॉरी, और लैपटॉप चार्ज लगा रहा था मैं। तो एक ये CPI जो औद्योगिक श्रमिक है उनके लिए श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा निकाला जाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको नाम दिया हमने CPI, ये औद्योगिक श्रमिक वाला। इसका जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो उसमें से आप देख लेना, ठीक है। और आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट, ये क्या होता है मुद्रास्फीति में।
हम क्या करते हैं मुद्रास्फीति में पिछले वर्ष की जो कीमतें उनसे तुलना करते हैं, पिछले वर्ष है उसकी कीमतों से तुलना करते हैं, उसको बोला जाता है आधार प्रभाव। ठीक है भाई, हमें पता कैसे चलेगा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है? जब हम कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन करने के लिए आधार वर्ष ले रखा है तो इसको आधार प्रभाव बोला जाता है, सिंपल सा है। नोट 2014 से WPI मुख्य सूचकांक था 2014 तक, और अब क्या है 2014 से CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? मुख्य सूचकांक, मुद्रास्फीति को मापन करने का। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। दोनों पढ़ लिए, मौद्रिक नीति पढ़ ली, मात्रात्मक और गुणात्मक, उसको चयनात्मक भी बोलते हैं, कई बार नाम पूछ लेते हैं। राजकोषीय नीति पढ़ ली, सरकार के बजट, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, राजकोषीय घाटा, सरकार कहाँ खर्चा कर रही है, सरकार कितना लोन ले रही है, सारी चीजें पढ़ ली। वही दोनों क्या है? उपाय। मकसद क्या है दोनों का? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, चाहे मौद्रिक नीति से करो चाहे राजकोषीय नीति से। मौद्रिक नीति से कैसे करेगी? जब बैंक क्या है, बैंक दरें हैं उसमें परिवर्तन करेगी। ठीक है, बैंक की तो करती है। कौन से उपाय देखिए, मात्रात्मक और वो गुणात्मक या चयनात्मक। ठीक है, उसके बाद राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में कैसे होता है भाई, सरकार है, सरकार जब बजट लेके आती है तो सरकार ये बोलती है कि मैं इस सेक्टर के लिए इतना फंड दूंगी, मैं मेरे सार्वजनिक खर्चे हैं उन पे इतना खर्च करूंगी, कल्याणकारी चीजों पे इतना खर्च करूंगी, इतना विनिवेश करूंगी, तो उससे अर्थव्यवस्था में प्रभाव तो दिखाई देता ही है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है, दर बढ़ी हुई है अर्थव्यवस्था में। अब सरकार थोड़ी चाहेगी कि मैं लोगों को ज्यादा सब्सिडी दूं, सरकार का काम तो एक्चुअली में यही होता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। पर अगर सरकार सीधे सब्सिडी जब खातों में डालने लग जाएगी, पहले से ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हुई है, लोग और ज्यादा खर्च करेंगे, और ज्यादा जो मुद्रा का प्रवाह वो अर्थव्यवस्था में आएगा, तो सरकार वहां पे सब्सिडी थोड़ा कम कर देगी, सरकार अपने सार्वजनिक खर्चे कम कर देगी। तो राजकोषीय नीति के तहत सरकार यही सब चीजें करती है, कितना मैं सार्वजनिक ऋण लूं, क्योंकि सरकार सार्वजनिक ऋण से क्या है, फिर उसको वो अपने जो विकास कार्य है वो करती है। अब मुद्रास्फीति कई बार अच्छी भी होती है, जैसे सरकार को मान लीजिए कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तो सरकार को कर राजस्व भी मिलेगा, जीएसटी ज्यादा मिलेगा, तो जीएसटी ज्यादा मिलेगा तो सरकार फिर खर्चा उस हिसाब से करेगी। तो ये दोनों उपाय हमने थोड़े थोड़े देख लिए। ज्यादा डिटेल से जब हम करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपको थोड़े बताऊंगा कि कैसे क्या सरकार के काम होते हैं, पर सीटी में ये यहाँ ये लेवल इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, दोनों उपाय हमने देख लिए। अब आगे हम देखते हैं मुद्रास्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्या प्रभाव होता है भाई, आप खुद देखिए। अब ये ऐसे सवाल होते हैं, ये मेंस के सवाल होते हैं, प्री में ऐसे सवाल, वो प्री में या फिर जैसे सीटी में क्या पूछा जा सकता है इनसे, जैसे उत्पादन, मुद्रास्फीति बढ़ना उत्पादकों के लिए कुछ लेवल तक अच्छा है, देश में बेरोजगारी है उसको भी कम करेगी। भाई मुद्रास्फीति यदि ज्यादा है, वस्तु की कीमतें बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। या फिर हम देखते हैं मुद्रास्फीति ज्यादा हो गई तो कई चीजों है उन पे तो नकारात्मक प्रभाव आएगा, कई जगह है सेक्टर ऐसे वहां पे सकारात्मक प्रभाव होगा। जैसे मैंने आपको बताया, सरकार का सबसे मुख्य आय का स्रोत है कर राजस्व है, राजस्व प्राप्ति में। अब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, तो सरकार के पास क्या है, आय ज्यादा आएगी कर राजस्व के रूप में, जीएसटी ज्यादा आएगी सरकार के पास। फिर जो गरीब लोग हैं उनकी आजीविका है उस पर नकारात्मक, क्योंकि उनको वस्तुओं की कीमतें है वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी तो उनकी आजीविका कम होगी। वैसे और देखें तो हम, जैसे आपके वो प्रोड्यूसर का, उत्पादक का बताया, वो लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस तरह से क्या ये अर्थव्यवस्था पे प्रभाव होते हैं। आप खुद समझ लो पहले थोड़ा सा कि भाई मुद्रास्फीति एक्चुअली में है क्या, उसके बाद आपको प्रभाव पता चलने लग जाएंगे कि पैसा ज्यादा होएगा तब क्या होगा, पैसा कम होएगा अर्थव्यवस्था में तो क्या होएगा। ठीक है, ये ऐसे सवाल होते हैं जो डिस्कशन से और एक एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा टॉपिक में डाल दिया। अब एक फिलिप कर्व होता है, वो थोड़ा सा बता देता हूं, अगर पूछ ले। फिलिप कर्व का संबंध, फिलिप वक्र है, इसका संबंध भी किससे है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से। ये फिलिप वक्र क्या बताता है, ये बताता है कि मान लीजिए यहां मैं लिख दूं मुद्रास्फीति की दर, ठीक है, और यहां लिख दूं बेरोजगारी दर। ये
सिंपल ये बता रहा है कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या है, वो कम होगी। ठीक? फिलिप कर्व ये बताता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में नकारात्मक संबंध कौन बताता है? फिलिप वक्कर। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ये बताता है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी तो बेरोजगारी है वो कम होगी, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा, वस्तु कीमतें बढ़ेगी, उत्पादन में हेल्पफुल होगा, पर वो एक लेवल तक होगा। ठीक है, मेरे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अब हमने क्या देख लिया? बैंकिंग देख लिया और मौद्रिक नीति देख ली। अब हम पंचवर्षीय योजनाएं देखते हैं। एक सवाल यहां से पूछा जाएगा। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं में हम देखते हैं सबसे पहले तो कि पंचवर्षीय योजना क्या है? 5 ईयर प्लान। भारत में जब सबसे पहले कब बात हुई कि हमें ऐसे छोटी छोटी योजनाओं, जो योजना काल है, उनके माध्यम से देश का विकास करना है, हमें कुछ योजनाएं बनानी है, प्लानिंग करना है, वो भारत में सबसे पहले कब प्रक्रिया स्टार्ट हुई? तो देखिए, इस पुस्तक का नाम बहुत बार पूछा जाता है। विश्वेश्वरैया है, सर विश्वेश्वरैया। इनकी एक पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नाम पूछते हैं कई बार। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी रचना है? किसकी है? एम विश्वेश्वरैया की। सर एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने 1934 में कल्पना करी, वो उस पुस्तक में, कि भारत में नियोजन यानी प्लानिंग की आवश्यकता है अर्थव्यवस्था की, 1934 में। ठीक है, उसके बाद 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। जो इंडिया जीके की क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था हरिपुरा अधिवेशन के बारे में, 1938 के, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष थे। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कुछ फैक्ट सही है। उसके बाद 1946 में क्या है, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को हमने क्या किया? योजना आयोग का गठन किया। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनके लिए स्पेशल। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे। फिर हमने 2014 में मोदी जी आए, और फिर 15 में क्या कर दिया? नीति आयोग ही ले आए। ठीक है, और अब तो राजस्थान में डबल इंजन सरकार है, अब आ गया राजस्थान में रीति। ठीक है, अब आ गया नीति आयोग की तर्ज पे राजस्थान में रीति आ गया। फिर हमने योजना आयोग को बंद कर दिया। योजना आयोग के संदर्भ में हम क्या पढ़ेंगे अब? ये पंचवर्षीय योजनाएं। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें ट्राई किया है अवधि, प्रमुख जो लक्ष्य है वो, और मॉडल। इसमें हम देखेंगे योजना, जो 5 ईयर प्लान, उनके बारे में। FIP मीन्स 5 ईयर प्लान। ठीक है, FIP का मतलब 5 ईयर प्लान। अब ये 5 ईयर प्लान हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहला कब आया? 1951 से 56 के बीच में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में। इसका मॉडल है हेरट डोमर मॉडल। बहुत बार सवाल पूछता है, हेरट डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। लक्ष्य क्या था? कृषि विकास पर बल। आजाद हुए, सामने समस्या क्या है देश के? एग्रीकल्चर, लोगों को खाद्यान्न मिले थोड़ा सा, कृषि विकास पे बल दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद है 5 ईयर प्लान 2, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 51 से 56, फिर 56 से 61। 5-5 ईयर का ही तो प्लान है। इस मॉडल का नाम है नेहरू महालनोबिस मॉडल। नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। महालनोबिस, PC महालनोबिस है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस अर्थशास्त्री थे। और आपको मैंने राष्ट्रीय आय पढ़ाई तब बताया, भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसके जनक भी बोला जाता है। ठीक है, PC महालनोबिस, जो राष्ट्रीय आय समिति थे उसके अध्यक्ष भी थे। तो नेहरू महालनोबिस मॉडल है सेकंड। फर्स्ट मॉडल है वो हेरल्ड डोमन मॉडल है। ठीक है, इसमें आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास किया गया। देश के सामने अंग्रेज है वो सारा ले गए लूट के। अब देश के सामने इंडस्ट्री खोलना है, अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति बहुत खराब है, तो क्या कर रहे हैं? आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास हम दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू महालनोबिस मॉडल। और इसमें आप देखते हो राउरकेला, जो स्टील प्लांट है, दुर्गापुर, भिलाई, वहां पे सारा विकास इस काल में होता है। ठीक है, फिर है 5 ईयर प्लान थर्ड, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 61 के बाद आ गए हम 66 पे। पहला 51 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66। थर्ड पंचवर्षीय योजना, मॉडल है JSND
और सुखमय चक्रवर्ती, ये मॉडल है। इसमें इसका जो लक्ष्य है आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर बने हम, ठीक है, ये लक्ष्य था थर्ड पंचवर्षीय योजना का 61 से 66। उसके बाद 66 से 69, ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 69। फोर्थ 5 ईयर प्लान में मैंने क्या लिखा है 69 से 74, 3 साल कहाँ गए, होना क्या चाहिए था 66 से वो 66 और 5 71, पर यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि 1900 आपके 66 से फिर 1971, कौन सी चौथी में, पर 1969 से 74 है। ये 3 साल का गैप क्यों आया, ये इसलिए आया कि ये 3 साल योजना अवकाश थे, एक एक साल की योजनाएं बनाई। क्यों बनाई, इसलिए बनाई, इसको हम योजना अवकाश भी बोलते हैं। जो आपके 69 में आई अगली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यहाँ पे देखिए 69 से 74 है ना, और ये जो 66 से ये 3 साल का जो टाइम था 66 से 69 का, इसमें हमने क्या बनाया, 3 वार्षिक योजनाएं बनाई, और इन 3 वार्षिक योजनाओं को नाम दिया योजना अवकाश। क्यों किया ऐसा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुके थे इस काल में, और भारत जब ये योजना बना रहा था, कौन सी आपके थर्ड, चाइना और 62 में चाइना से लड़ाई हुई, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, तो हमारी अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण चरमरा गई थी। उस वजह से हमने 5 वर्ष की योजना बना के 3 वर्ष के वार्षिक योजनाएं बनाई, कब 1966 से 69 के बीच में। उसके बाद आई चौथी पंचवर्षीय योजना, वो कब आई 1969 में, ठीक है। 66 से फिर हमने 3 वार्षिक योजनाएं बनाई, फिर 69 से 74 फोर्थ 5 ईयर प्लान आया। इसमें जो लक्ष्य रखा स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है, थोड़ी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता हम प्राप्त करेंगे अर्थव्यवस्था में। उसके बाद आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1974 से 1979 का दौर, इंदिरा गांधी जी का दौर, ठीक है, आपातकाल का दौर, इंदिरा गांधी जी का दौर। अब इंदिरा गांधी जी मॉडल कौन सा, डीपी धर, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वीं पंचवर्षीय योजना, मॉडल का नाम है डीपी धर, काल 1974 से 79, क्योंकि यहाँ बीच में गैप आया, फिर कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। लक्ष्य क्या है, निर्धनता उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। निर्धनता उन्मूलन क्या है लक्ष्य, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, डीपी धर मॉडल। अब 6ठी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान 6th, अब यहाँ पे भी लोचा हो गया, 1974 से 79, होना चाहिए था 79 से 84, फिर क्या है 80 से 85, ये क्यों, देखिए जब ये काल चल रहा था, कौन सा 1974 से 79 वाला, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, सरकार बन जाती है 78 में, 1978 में जनता पार्टी की, 1978 में जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जी को निराशा हाथ लगती है। 78 में जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म करके 6ठी स्टार्ट कर देते हैं 78 से 80 के बीच में, मतलब 78 से स्टार्ट कर देते हैं एक बार के लिए। ये देखिए 78 से स्टार्ट होके वो योजना चलनी चाहिए थी 83 तक, 83 तक 5 ईयर की। 80 में फिर वापस इंदिरा जी की वापसी होती है, इंदिरा बैक। इंदिरा गांधी जी 80 में अच्छे बहुमत के साथ आती है, तो 80 में आते ही क्या है, ये जो योजना इन्होंने स्टार्ट करी थी 6ठी, यहाँ पे देखिए, ठीक है। 5वीं के बाद मैं बीच का एरा बता रहा हूँ, ठीक है, बात कर रहा हूँ बीच की। 78 से 80 होना चाहिए था, तो ये 78 से 80 में जनता पार्टी के द्वारा 2 साली योजना चलती है, उसको बोला जाता है रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, यानी ये पूरी नहीं चल सकी, अनवरत योजना इसको बोला जाता है। कौन सा एरा है 78 से 80 का, ठीक है, 2 साल का हो गया। फिर 80 में वापस क्या है, इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है, तो फिर अगली जो पंचवर्षीय योजना है 6th 5 ईयर प्लान, वो 80 से 85 का है, देखिए यहाँ पे। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना 2 बार स्टार्ट हुई, एक बार कब हुई 78, उसके बाद 80 में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो 78 से 80 में 2 क्या है, रोलिंग प्लान बोलते हैं उसको, अनवरत योजना। उसके बाद देखिए 6ठा 5 ईयर प्लान हम देख रहे हैं, मॉडल है आगत निर्गत मॉडल, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन क्या है लक्ष्य, इंपॉर्टेंट है ये 5वीं और 6ठी। उसके बाद है 7वां 5 ईयर प्लान 85 से 90 का, इसका मॉडल है वस्तु मजदूरी मॉडल,
इसमें कृषि विकास प्रेरित समृद्धि लक्ष्य रखा है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद देखिए 5 ईयर प्लान 8वां 1992 से 97, जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर। अब यहाँ पे भी लोचा हो गया, क्या लोचा, 1985 से 90, तो फिर अगला 90 से 97, वो 90 से 95 होना चाहिए था, पर 92 से 97 ये 2 साल कहाँ गए, तो ये 2 साल कहाँ गए, इन 2 सालों में हमने क्या किया, आर्थिक उदारीकरण, हमने एलपीजी मॉडल अपनाया, हमने उदारीकरण किया, हमारे आर्थिक जो घटनाक्रम है वो पूरा भारत का चेंज हुआ, ठीक है, इन 2 सालों में। तो यहाँ पे भी हमने 2 साल वार्षिक योजनाएं करी। तो 90-91 में हमने आर्थिक जो उदारीकरण किया, एलपीजी मॉडल अपनाया। तो 85 से 90, फिर 92 से 97 है अगली कब, 8वीं, जॉन डब्ल्यू मिलर इस मॉडल का नाम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने मानव संसाधन विकास के साथ अर्थव्यवस्था को देखा। कौन सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमने मानव संसाधन विकास यानी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उस पे हमने फोकस किया 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 92 से 97 के बीच में, ठीक है। उसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000, आगत निर्गत मॉडल है, सामाजिक न्याय और समानता, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले मानव संसाधन और विकास 8वीं में, जब मानव संसाधन और विकास पे बात कर रहे हैं तो क्यों ना बात हम सामाजिक न्याय और समानता की करें, कौन सी में, 9वीं में, ठीक है। तो 9वीं में क्या है, हम सामाजिक न्याय और समानता 9वीं और 10वीं दोनों में बात कर रहे हैं, ठीक है, 97 से 2000 और 2000 से 2007, ठीक है। उसके बाद आता है 2011, वो आपके 5 ईयर प्लान 11, 7 से 12 तक चलता है। इसमें तीव्रतर और आर्थिक विकास यानी 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं 10वीं दोनों के क्या है, लक्ष्य सेम है। 9वीं 10वीं में क्या है, सामाजिक न्याय और समानता, और 11वीं और 12वीं में क्या है, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। 2012 से 17 तक चलना चाहिए था, पर ये योजना 2015 में क्या है, फिर हम नीति आयोग ले आए। तो ये हमारी योजनाएं है। एक चार्ट है, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, सारी पूरी पीडीएफ कंप्लीट में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से इस चार्ट को प्रिंट करवा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बता रहा था, 1966 से 1969 का एरा मैंने आपको बताया। क्यों क्यों बताया, क्योंकि 66 से फिर क्या अगली योजना होनी चाहिए थी 71 की, पर युद्ध के कारण क्या किया, हमने 3 वार्षिक योजनाएं बनाई 66 से 69 के बीच में। योजना अवकाश की संज्ञा दी जाती है, पूछते हैं कई बार योजना अवकाश का काल कौन सा था, 1966 से 69 क्यों था, क्योंकि भारत और चीन के, वो पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के कारण हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उसके बाद लक्ष्य से अधिक वृद्धि दर, ऐसी कौन सी योजना है जिनमें लक्ष्य से हमने अधिक वृद्धि दर प्राप्त करी, वो है फर्स्ट 5वीं, वो पहली 5वीं 7वीं 8वीं, इसको याद ऐसे रख लो आप, 15,678, ठीक है, एक ऐसे डेटा ही याद रख लो 15,678, जिसमें हमने क्या किया, दर से अधिक प्राप्त करी। उसके बाद है लक्ष्य से कम, बाकी जो बच गई वही दूसरी तीसरी चौथी 9वीं 10वीं 11वीं, ये याद रख लो 15,678। सवाल पूछ ले कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना जिसमें लक्ष्य से अधिक दर, 3 तो ये दे दे, एक ऊपर वाली से दे ले, तो ये 15,678 वाला डेटा याद रख लो। पहली 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 15,678 ये याद रख लो, जिसमें लक्ष्य से अधिक दर प्राप्त हुई हमने, और कम किस में हुई, जो बाकी बच गई। टोटल कितनी है वो हमने देखी यहाँ पे, ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है। अब आगे जो पहली पंचवर्षीय योजना है 51 से 56, उसमें हमने क्या किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया 1952 में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी में क्या किया, भिलाई राउरकेला दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है की स्थापना करी, कब, भिलाई राउरकेला दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और उसमें ज्योग्राफी की क्लास में इंडिया जीके मैंने डिटेल से ये बताए हैं सारे, ठीक है। तीसरे 5 ईयर प्लान में 1964 में क्या है, बोकारो झारखंड में, ठीक है, यूएसए उसके सोवियत संघ के सहयोग से, यूटीआई यूनिटरी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीबीआई जो हमने पढ़ी थी, ये सारी बन रही है। 1965 में एफसीआई बन रही है, थर्ड 5 ईयर प्लान में, तीसरे 5 ईयर प्लान में, ठीक है, 51 से 56, 56 से 61, फिर 61 से 66 के बीच में। और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 में, ठीक है, 1965 में हरित क्रांति भी हमारे यहाँ हो रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में जब हमारे पास गेहूं और चावल के अधिक उपज, वो अधिक जो बीज
ऐसे बीज होंगे जो अधिक वो फसल उत्पादन करेंगे, तो हम एफसीआई की स्थापना भी करेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, कब? 1965 में। तो पूछ सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? थर्ड में, ठीक है। बोकारो में 1964 में ये डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद चौथा जो 5 ईयर प्लान है उसमें 1969 में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 66 से 69 के बीच में क्या हुआ था? योजना अवकाश। फिर 69 से अगली योजना चली थी, ठीक है, 69 से 74 तक। तो 1969 में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था 14 राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और 1980 में कितने का हुआ था? 6 का। 2 बार क्या राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का? 1980 में 6 बैंकों का, और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 74 में क्या है? स्माइलिंग बुद्धा, हमने परमाणु भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है। एक तो गरीबी हटाओ का नारा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1975 में 2 अक्टूबर को गांधी जी की स्मृति में आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? 5वीं में, ठीक है। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम, आज हम नरेगा देखते हैं, मनरेगा देखते हैं, उसका एक बेस यहीं से था, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 77-78 में। 77-78 में अंत्योदय योजना, सरकार जनता पार्टी की सरकार है, अंत्योदय योजना, आज अंत्योदय अन्न योजना भी चलती है, ठीक है। तो ये 5वें 5 ईयर प्लान में ये सारे डेवलपमेंट हुए। आगे अब केंद्र सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण है, सवाल पूछ सकते हैं, मान लीजिए जीडीपी कितनी है। वैसे राजस्थान का तो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ ही रहे हो कि राजस्थान की जीडीपी, वो सारी पढ़ना है आपको। देखिए जीडीपी कितना है अभी भारत का? स्थिर कीमतों पे 173 लाख और प्रचलित पे है 295 लाख करोड़। वृद्धि दर है 8.2 स्थिर पे, और प्रचलित पे है 9.6, ठीक है। 173 लाख करोड़ तो स्थिर पे है, 8.2% वृद्धि दर है, प्रचलित पे है 295 लाख, और 9.6 क्या है? वृद्धि दर। अब जीएसवीए की बात करें कि कंट्रीब्यूशन योगदान कितना है प्रचलित कीमतों पे? कृषि का है 17.66, उद्योगों का है 27.62, और सेवा का है 54.72, 54.72% क्या है? सेवा का है। ये डेटा आप थोड़ा सा नजर इस पे मार लो। उसके बाद यदि हम बात करें जो आपके उद्योग की वृद्धि दर वो कितनी है? 9.5, कृषि की है 4.2% है पिछले 5 वर्षों की, यदि बात करें तो, ठीक है। ये आप देख लेना, पिछले 5 वर्षों की जो कृषि वृद्धि दर है वो 4.2% है। उद्योग की कितनी है? 9.5। सेवा की यदि बात करें हम, जीएसडीपी में योगदान बता दिया 54.72%। सेवा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। इस बार के जो आपके केंद्र सरकार का जो आर्थिक सर्वे उसमें ये कुछ डेटा मैंने लिए वहां से, सेवा निर्यात में भारत का 5वां स्थान है विश्व स्तर पे। सेवाओं की यदि हम बात करें, सेवा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें से पूछ सकता है सबसे ज्यादा हम सॉफ्टवेयर, फिर व्यापार, फिर यात्रा और परिवहन, ये एक क्रम है, ऊपर सॉफ्टवेयर, फिर व्यापार, फिर यात्रा और परिवहन, ये आप याद कर लेना। उसके बाद आगे राजकोषीय घाटा कितना है भारत का अभी वित्तीय वर्ष 2024 का? 5.6%, ठीक है। खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल जो सीपीआई देख रहे हैं तो वो कितनी है? 5.4%। 4 ± 2 का हमने क्या है? लक्ष्य ले रखा है। खुदरा मुद्रास्फीति कितनी है? 5.4%। देश में अब तक की औद्योगिक नीतियां, ये एक फैक्ट है, याद कर लो। 3 औद्योगिक नीतियां आई है, 48, 56, 91, याद कर लो। 48, 56, 91, 3 औद्योगिक नीतियां अब तक आ गई। पूछ सकते हैं अभी वर्तमान, अभी 1991 में लेटेस्ट है, ठीक है, 3 ही आई है, 48, 56, 91। पूछ सकते हैं प्रथम औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? 48 में, द्वितीय 56 में, तीसरी 91 में, ठीक है। उसके बाद अगला फैक्ट, हरित क्रांति सिलेबस में क्या है? हरित क्रांति, नीली क्रांति और आपके व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो श्वेत क्रांति। हरित क्रांति है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला सवाल तो यही आता है। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन एक वर्ड है, उसका सबसे पहला प्रयोग किया था अमेरिका के हैं डॉक्टर विलियम गोड। ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रयोग किया, डॉक्टर विलियम गोड। कुछ जगह पे विलियम गेट भी आता है, ठीक है। उसके बाद है हरित क्रांति के जनक
हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है ये हरित क्रांति के जनक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके बाद यदि बात करें भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व स्तर पे सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया विलियम गॉड ने। हरित क्रांति का जनक ओवरऑल डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के संदर्भ में अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, हरित क्रांति का मतलब क्या है, वो देखते हैं। देखिए, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है? 1966 से 67 के तहत नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों यह है HYVS। कई बार ये नाम ही पूछते हैं, HYVS, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। इसका ये नाम भी पूछा जाता है कई बार। HYVS का संबंध है हरित क्रांति से, यानी अधिक उपज वाले बीज। जो बीज अधिक उपज दे उन बीजों का हमने नई कृषि नीति के तहत प्रयोग किया, ठीक है। और बहुफसली कार्यक्रम, हमने बहुत सारी फसलों का कार्यक्रम किया। अब हुआ क्या कि हमने जब ये HYVS है ये, ठीक है, HYVS हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। जब हमने ये सारी चीजें करी नई कृषि नीति के तहत 66 से 67 के दौरान, तो हमने ये देखा कि जो हमारे देश के कुछ हिस्से हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा है, अपने गंगानगर भी है इसमें, ठीक है, और आपके कुछ साउथ के एक दो पार्ट है, तो वहां पे चावल और गेहूं की पैदावार है वो बहुत ज्यादा हुई। तो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा चावल और गेहूं की जो धान है, पहले नंबर पे गेहूं, उसके बाद चावल। और क्षेत्र है अपने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी है, और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का, और गंगानगर भी जैसे राजस्थान में। तो यहाँ पे क्या हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। जब ये पैदावार बहुत ज्यादा हुई तो हमने इसको नाम दिया हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। किसने दिया? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान, यानी चावल को बोलते हैं धान। अब कई बार एग्जाम में ये फैक्ट पूछा जाता है कि भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी है वो हरित क्रांति से रिलेटेड या संबंधित है। अब जब ये HYVS वाला जो कार्यक्रम हुआ, अधिक उपज वाली जो पैदावार वाली किस्में हुई, अधिक पैदावार हुई, तो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर जिसका नाम है GV पंत, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड, इसमें पहली बार हरित क्रांति पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुआ। ये इस यूनिवर्सिटी का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। ये हमने देखा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब है श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत का मतलब सफेद, सफेद मतलब दूध, तो दूध से रिलेटेड ये क्रांति है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत होती है 1964-65 में, वही हरित क्रांति के आसपास। इसमें हमने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है सघन पशु विकास कार्यक्रम। कौन सा? सघन पशु विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत की गई 1970 में हमने चलाया ऑपरेशन फ्लड। ये देखिए, क्रांति का मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई कार्यक्रम है, क्रांति एक एरा होता है, बहुत बड़ा एरा होता है जो एक बड़ा बदलाव लेके आता है। रिवॉल्यूशन मीन्स एक, मतलब जैसे 1857 की क्रांति हम पढ़ते हैं, 1857 की, इसको क्रांति क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसने देश में, जो हम देखते हैं आज, वो हम जब देश आजाद हो रहा था तो उसने देश, युवाओं के मन में क्रांति आई, यानी विचार ही चेंज हो गए। हमें पता चला कि हम गुलाम हैं अंग्रेजों के, बहुत बड़ा एक विद्रोह हुआ। तो क्रांति मतलब एक बहुत व्यापक बदलाव। तो 64-65 में हमने सघन विकास, वो सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया। 70 में हमने ऑपरेशन फ्लड चलाया, और ये किससे है? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। किससे रिलेटेड है? दूध उत्पादन से। उसके बाद अगली है नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मत्स्य उत्पादन, मछलियों से, मत्स्य उत्पादन से। जनक कौन है इसके? अरुण कृष्णन। डिटेल ज्यादा इसके बारे में और क्या मतलब देखें, भारत है वो जो आपके मत्स्य उत्पादन है और खपत है उसमें विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है भारत, ठीक है। बहुत, जैसे साउथ है अपना पूरा कोस्टल एरिया, तीन तरफ से भारत है वो, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप, तीन तरफ से क्या समुद्र। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या मत्स्य, इस पे ध्यान दें इस एरिया पे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरे। तो ये नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? नीला होता है समुद्र और ये मत्स्य पालन से।
जनक कौन है? अरुण कृष्णन। श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के है एमएस स्वामीनाथन। आगे हम देखते हैं। ये कुछ मैंने एक वो दिया है आपको, इसमें आप देख सकते हैं हरित क्रांति किससे रिलेटेड है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत है दुग्ध से। नीली क्रांति है मत्स्य से। भूरी क्रांति ये है उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति है बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति है टमाटर या इससे मांस से। गुलाबी क्रांति है झींगा या मछली, झींगा जो मछली होती है उससे। बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति ये है फल उत्पादन से। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजनाएं से रिलेटेड। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ठीक है। आगे अब हमारे सिलेबस में यदि हम देखें तो एक यूनिट है। देखिए पूरा सिलेबस करवाने में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, अगर हम डिटेल से करें तो बहुत टाइम लग जाता है। मैंने कोशिश की है सारी चीजें भी आ जाएं इसमें। बजट निर्माण हमने किया, बैंकिंग कर ली, लोक वित्त कर लिया, जीएसटी कर ली, राष्ट्रीय आय कर लिया, समृद्धि और विकास जो आपने एसडीआई वगैरह वो देख ली, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां देख ली, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि उद्योग। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी स्कीम्स है वर्तमान में, यानी सेंट्रल का बजट पढ़ना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने बता दिए, जीडीपी के, एग्रीकल्चर के, उद्योग के, कंट्रीब्यूशन के, ठीक है, वो हमने देखे। उसके बाद हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति हमने देख ली। पंचवर्षीय योजना और नियोजन प्रणाली हमने देख ली। अब एक तो ये वाला प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार, उदारीकरण, बड़े टॉपिक है। बाकी आप करंट में कुछ सरकार की पहले हम वो पढ़ ही रहे हैं। इस बार मेरा जहां तक अनुमान है सीईटी में या आप राजस्थान के जो पेपर चल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो सेंट्रल जो केंद्र सरकार है उनकी योजनाओं का अच्छा खासा प्रभाव रहने वाला है। तो आप इंपॉर्टेंट तरीके से आप जो भी करंट मैगजीन पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप सेंट्रल की योजना है उन पे थोड़ा फोकस करना ज्यादा, ठीक है। ये वाले चैप्टर वहां से हो जाएंगे। अब एक तो ई कॉमर्स है, एक है सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली। दोनों चैप्टर ऐसे हैं, लास्ट ईयर तो सवाल नहीं पूछे गए, आरएस में भी ये चैप्टर है, सवाल पूछे जाते हैं। अब मैंने क्या ट्राई किया, मैंने इसमें ये ट्राई किया कि मैं कुछ ऐसे फैक्ट आपको बता सकूं जहां से ये चैप्टर हो सकते हैं। बाकी इनको डिटेल से पढ़ेंगे, आरएस मेंस में पढ़ते हैं डिटेल से। बाकी मैं आपको बताने लग जाऊं सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, सब्सिडी क्या है, सारी चीजें। तो मैंने ट्राई किया, दो तीन कुछ स्कीम्स है उनके बारे में बता दूं। जैसे सब्सिडी का मतलब क्या हो गया? सब्सिडी का मतलब ये हो गया, जब आप सिलेंडर लेने जाते हो तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है कि सरकार ने कुछ हेल्प आपकी करी है। सरकार जब कुछ हेल्प करती है, कुछ पैसा देती है खाते में, वही सब्सिडी है सिंपल अर्थों में। अब उसके बहुत सारे प्रकार है सब्सिडी के, प्रत्यक्ष सब्सिडी, अप्रत्यक्ष सब्सिडी, लक्षित सब्सिडी, बहुत सारे प्रकार है। उनको हम ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। जैसे डीबीटी है पहला, एक सेकंड। देखिए सब्सिडी जिस रूप में हमें मिलती है वो इफेक्ट्स हम देखेंगे। एक है डीबीटी, पहला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपको सिर्फ फैक्ट याद करने हैं, डीबीटी यानी डायरेक्ट सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में देना। डीबीटी 2013 से शुरू हुई, 1 जनवरी 2013 से शुरू हुई डीबीटी, यही पूछेंगे, ठीक है। अगर पूछा तो सरकारी योजना है उसका लाभ लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में दिया जाता है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पूछा क्या जा सकता है, कब शुरू हुई? 2013 में। फिर है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित मीन्स टारगेटेड, टारगेट करके, लक्षित करके कि कौन से वर्ग को करना है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है 1997 से। लक्षित, इसकी शुरुआत टीडीपीएस टीपीडीएस की कब हुई? 1997 से। निर्धन वर्ग है, उनकी खाद्यान्न आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, ठीक है। हमने वो लक्ष्य किया है कि लक्षित कोई वर्ग है उसको, जैसे निर्धन वर्ग है उसकी खाद्यान्न जो आपके आपूर्ति, वो खाद्यान्न जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। फिर है अंत्योदय अन्न योजना। एक तो 77-78 में थी अंत्योदय योजना, ठीक है। ये अंत्योदय योजना है, ये 25 दिसंबर 2000 से शुरू हुई। 35 किलो अनाज है वो पर मंथ दिया जाता है, जिसमें 2 रुपए, जो गेहूं है 2 रुपए पर केजी और चावल है वो 3 रुपए पर केजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 35 रुपए पर मंथ, वो 35 किलो अनाज है वो पर मंथ दिया जाता है।
अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 से ये शुरू हुई। के बाद देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, क्योंकि वो यूनिट का नाम है आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लोक वितरण प्रणाली, ठीक है, यही नाम है। तो यही स्कीम्स पूछ सकते हैं और इतना आइडिया लगाना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास बेस के रूप में सिर्फ लास्ट ईयर के 3 पेपर है, तो उनके लेवल के हिसाब से मैंने ये चीजें यहाँ पे रखी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसकी शुरुआत होती है 5 जुलाई 2013 से। देखिए देश में कुछ योजनाएं ऐसी होती है वो एक क्रांति होती है। जैसे वर्तमान सरकार की यदि बात करें 2-3 मोदी जी के टर्म्स की, तो जो आपके स्वच्छ भारत अभियान है, जो निःशुल्क टॉयलेट बनाए गए हैं, जो लोगों को घर मिले हैं, वो एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे मतलब बदलाव भारत में आया है। लोगों की सोच, माइंडसेट में चेंज आया है। वैसे ही एक ये योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब लोगों को खाने का भी एक अधिकार होना चाहिए, कोई लोग भूखा ना सोए। तो ये योजना बहुत बड़ी योजना थी। एक जैसे मनरेगा हम देखते हैं, बहुत अच्छी योजना है मनरेगा, उस पे बाहर के देश है उनमें स्टडी चल रही है। अभी स्वच्छ भारत अभियान है, निःशुल्क जो टॉयलेट है ये वाली, ठीक है। तो ये ऐसे करके कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो बहुत बड़ा चेंज देश में लेके आती है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये 5 जुलाई 2013 को बनाया गया और इसमें ये बताया गया कि जो गरीब है, जो जिसके पास खाने को भी नहीं है, उसका एक अधिकार है कानूनी, खाना उसको खाने का एक कानूनी अधिकार दिया गया, ठीक है। फिर है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसकी शुरुआत होती है 2020 से, ये अभी लेटेस्ट ही एक तरह से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें 5 किलो अनाज है पर पर्सन फ्री दिया जाता है और पर फैमिली को 1 किलो दाल दी जाती है, और अंत्योदय जो योजना वाले हैं 35 किलो वाला, वो भी बेनिफिट इसमें मिलता है, ठीक है। आगे ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में देखिए, ई कॉमर्स में मैं आपको क्या बताऊं, ज्यादा से ज्यादा ये मॉडल के नाम पूछ सकते हैं, बाकी यूनिट है मेरा जहां तक अंदाजा नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर पूछ लें इनसे तो देखिए ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स आप सब जानते हो, फ्लिपकार्ट से जूते ऑर्डर किए, आपके पास आ गए। OLX पे कोई सेकंड हैंड चीज लेनी है आपको, आगे। आपको सारे मॉडल्स पता है, बस आपको मैं एग्जांपल देते जाऊंगा और आपको पता चलते जाएगा कि ई कॉमर्स है क्या। सबसे पहला ई कॉमर्स क्या है, जब हम इंटरनेट के माध्यम से जब वस्तुओं की खरीद या बिक्री करते हैं, खरीद भी होती है, हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, उसको बोला जाता है ई कॉमर्स। यानी कॉमर्स किस पे हो रहा है, इंटरनेट पे। ई मीन्स इंटरनेट, ठीक है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इसके कुछ मॉडल्स है, ई कॉमर्स के कुछ मॉडल्स है, वो देखते हैं। इनके ही नाम पूछे जाते हैं। B2B, कोई भी एक एग्जांपल उसमें दे दिया, B2B ई कॉमर्स मॉडल का उदाहरण है, नीचे 4 एग्जांपल दे देंगे। देखिए B2B क्या होता है, बी मीन्स बिजनेस, और इस बी का भी मतलब बिजनेस, ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। यानी जब बिजनेस टू बिजनेस डील की जाती है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। जैसे जैसे मान लीजिए अमेजोन है, वो सामान खुद खरीदता नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो किसी कंपनी से लेता है, उस कंपनी से लेके और बेचना, बिजनेस से बिजनेस डीलिंग हो रही है, उसको बोल दिया हमने B2B, ठीक है। कोई दूसरा B2C, आपने फ्लिपकार्ट से जूता ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट एक बिजनेस, आप क्या हो, सी मीन्स कस्टमर, कंज्यूमर, कस्टमर, ठीक है, ग्राहक, यानी बिजनेस से कस्टमर। आप वो कस्टमर, फ्लिपकार्ट से जूता ऑर्डर किया और आपके पास आ गया, क्या हो गया, B2C, ठीक है, बिजनेस से कस्टमर के बीच में। उसके बाद है C2C। अब आप सोचोगे C2C क्या होता है, यानी कस्टमर से कस्टमर के बीच में। अब आप सोचोगे ऐसा भी होता है जी, OLX। OLX क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपने, मैंने ये फोन है, मैंने OLX पे इसकी फोटो क्लिक करके रख दिया कि मेरा फोन है, 10,000 रुपए मांग रहा हूं, ये इसके फीचर्स है, इतना पुराना है। कोई दूसरी जगह पे बैठा है, जयपुर में या कहीं और, कोई बंदा आया, बीकानेर का कोई बंदा, उसने मेरे को फोन किया कि मेरे को खरीदना है, ठीक है। तो हमारी डील हुई कस्टमर से कस्टमर, OLX का एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया कस्टमर टू कस्टमर। एक होता है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। मैं कोई चीज है वो ऐसी जगह बेचना चाहता हूं, जैसे मैं अमेजोन को बेच रहा हूं कोई चीज बना के, मैं हूं कस्टमर,
मेरा फोन है वो मैं अमेजोन को बेच रहा हूँ, अमेजोन क्या करता है, सेकंड हैंड फोन है उनको फिर आगे बेचेगा। अब अमेजोन एक बिजनेस है और मैं मेरा फोन अमेजोन को बेच रहा हूँ, मैं कस्टमर हूँ, किसी कस्टमर को नहीं बेच रहा, किसी बिजनेस को बेच रहा हूँ, वो हो गया C2B। ये मॉडल्स है क्या, ई कॉमर्स के मॉडल्स, आप सब जानते हो इन चीजों को, पर थोड़ा सा बताने की, मेरे मतलब एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर है B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, या B2G जिसको हम गवर्नमेंट भी बोलते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। B2G मीन्स बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये क्या है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है मान लो, यानी बिजनेस से गवर्नमेंट पे जा रहा है, भाई गवर्नमेंट है उसको भी तो सामान चाहिए, वो भी कहीं किसी बिजनेस से सामान खरीदेगा, तो ये बिजनेस टू क्या हो गया, गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद है C2G, C2G यानी इसका एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं, जैसे एक वो चलता है आपके जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, जेम होता है एक गवर्नमेंट ई मार्केट। इस जेम पे क्या होता है कि सरकारी जो विभाग है आजकल, वो जेम के थ्रू क्या करते हैं, वो आपके असेट्स है उनको खरीदते हैं। जैसे सरकार को मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है उसको फर्नीचर खरीदना है, अब वो जेम पे कोई रजिस्टर्ड फर्म देखेगा, बिजनेस मॉडल देखेगा, उसको बोलेगा कि हमें ये चीज खरीदनी है, तो वो क्या, बिजनेस से गवर्नमेंट, ठीक है। या उल्टा भी हो सकता है G2B। अब है C2G, ये C2G क्या होता है, C2G होता है जब आप क्या करते हो, ई मित्र पे काम करते हो कुछ, जब आप OTR भरते हो, यानी SSOID पे पेमेंट कर रहे हो, किसको, गवर्नमेंट को, आप हो उपभोक्ता, आप बिजली का बिल ई मित्र के माध्यम से भरते हो, वो क्या है, कस्टमर टू गवर्नमेंट। तो ये क्या है, सारे ये मॉडल है, ठीक है। ई मित्र मैंने आपको एग्जांपल इसमें दिया। ई कॉमर्स हो गया जब इंटरनेट पे क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री करते हैं, और बाकी ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर है भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। वैसे तो यूनिट में कहीं पे ये मेंशन नहीं कर रखा, पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स का ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक निश्चित समयावधि में भुगतान संतुलन क्या होता है, सबसे पहले वो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये होता है कि कोई एक गिवन पीरियड है, निश्चित समयावधि है, उसमें जब एक देश है उसके लोग शेष विश्व से जो आर्थिक हम लेन देन करते हैं उनका एक जोखा, लेखा जोखा, उसी को बोला जाता है भुगतान संतुलन। हम भारत के लोग, हम भारत विदेशों से कितनी चीजें खरीद रहे हैं, हमें कोई गिफ्ट प्राप्त हो रहा है, हमारे कोई NRI पैसा भेज रहे हैं, हमारी कोई कंपनियां बाहर है, तो विदेशों के साथ जब भारत का जो आदमी है उसके जो भी संपर्क है, आर्थिक लेखा, वो लेन देन, उनका जब लेखा जोखा हम अकाउंटिंग सिस्टम में उसको देखेंगे, उसी को बोलेंगे क्या हम, भुगतान संतुलन, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन। अब इस BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें हम जो लेखा जोखा, मैंने क्या बताया, लेखा जोखा करते हैं, एक निश्चित समयावधि में किसी राष्ट्र के लोगों द्वारा शेष विश्व के साथ किए गए लेन देन, आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा क्या है, भुगतान संतुलन। तो लेखा जोखा यानी हम कुछ अकाउंटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास खाते होने चाहिए, तभी तो हम करेंगे, ऐसे थोड़ी कोई डायरी होगी और उस पर लिख रहे हैं, कुछ चाहिए हमें, तो उसके लिए हम दो खाते बनाते हैं। एक खाता, उसका नाम दिया हमने चालू खाता, करंट अकाउंट, और एक का नाम दिया हमने पूंजी खाता, जिसको हमने बोला कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस चालू खाते में क्या होता है, इस चालू खाते में दो चीजें हैं, एक है दृश्य मद और एक है अदृश्य। दृश्य अदृश्य मीन्स कि सेवाएं क्या होती है, अदृश्य, वस्तु क्या होती है, दृश्य, जिसको देखा जा सके वही दृश्य। अब हम व्यापार किसका करते हैं, या तो वस्तु का या सेवा का, तो जो चीज देखी जा सके वो तो लिख दी हमने दृश्य में, और जो नहीं देखी जा सकती वो लिख दी अदृश्य में। जैसे वस्तुओं का आयात और निर्यात, भाई वस्तुएं हैं, सिर्फ वस्तुएं, दृश्य में क्या आ रही है, सिर्फ वस्तुएं, क्योंकि वस्तुओं को देखा जा सकता है। अब जो वस्तुओं का आयात निर्यात करेंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, दृश्य मद। अदृश्य में कौन सी आ गई, सेवाएं, सर्विसेज। लाभ और लाभांश, जो हमारी कंपनियां हैं बाहर, जो हमें प्रॉफिट देगी या डिविडेंड देगी, लाभांश, वो लिखते हैं। रेमिटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रेषण। प्रेषण का मतलब क्या होता है, जो बाहर के लोग हैं, जैसे खाड़ी देश है, USA है, कनाडा, हमारे जो बाहर के लोग हैं वो हमें पैसा भेजते हैं भारत को, वो आर्थिक क्रियाकलाप ही तो है भारत का, भारत के लोग हैं, भारत से, बाहर से पैसा भेज रहे हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। भारत रेमिटेंस के मामले में नंबर 1 पे है। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, बाहर से हमें
वो आपके वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो ग्रांट्स वगैरह देती है, या कोई देश गिफ्ट उपहार वगैरह देता है, तो वो सारी चीजें हमने अदृश्य मदों में लिख दी। इधर है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, हम जो निवेश वगैरह करते हैं या फिर हम लोन देते हैं या लेते हैं वो इधर लिख देते हैं। अब ये लेखा जोखा कर लिया, और इसका जो घाटा होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा या वो बोलते हैं। ठीक है, तो हम व्यापार घाटा क्या लिखा हमने, ट्रेडिंग अकाउंट, आयात और निर्यात, ये देखिए आयात और निर्यात और ये दृश्य मध्य है, इनका अंतर क्या हो गया, व्यापार घाटा। आयात जब ज्यादा हो जाएगा निर्यात से तो क्या हो जाएगा, घाटा होएगा। वो कौन सा घाटा होगा, व्यापार घाटा। आपको बस सिंपल सिंपल देखना है कि कौन सी वस्तु है। अब भारत के मुख्य आयात, फैक्ट नहीं बता रहा हूं कि कितना है क्या है, क्योंकि सेंट्रल बजट है उसमें इस बार थोड़ा लोचा कर रखा है, और बाकी पुराने डेटा है वो आप देख सकते हो चाहो तो एग्जाम से पहले। पर इतने डेटा सीटी में मेरा जहां तक अनुमान है नहीं पूछे जाएंगे, कितना भारत का चालू खाता घाटा है, कितना बैलेंस ऑफ भुगतान पेमेंट है, कितने आयात है, कितने निर्यात है। मतलब जहां तक मेरा अनुमान है सीटी में मुश्किल ही पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको वो एहतियात तौर पे आप उन डेटा को देख लेना एक बार, ठीक है। भारत के मुख्य आयात, कच्चा तेल नंबर 1 पे आयात बता रहा हूँ, स्वर्ण, गोल्ड, कोयला और कीमती पत्थर। भारत मुख्य निर्यात क्या करता है, पेट्रोलियम पदार्थ, रत्न और आभूषण, आयरन और स्टील और दवाइयां। ये फैक्ट है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो इनको, ठीक है। क्योंकि मैं फैक्ट यदि बोल बोल के बताऊं तो फिर वो तो आप बुक्स में या इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में देख सकते हो। मुख्य निर्यात गंतव्य किन को भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है, नंबर 1 पे USA, फिर UAE, फिर चीन और बांग्लादेश। आयात गंतव्य की बात करें, चाइना है, चीन, UAE, सऊदी अरब और USA। ये हमने चीजें देखी। तो आई होप मैंने कोशिश की है कि मैं इजी से इजी करके आपको चीजें बता सकूं। ई कॉमर्स वाला बता ही दिया, बाकी आपकी जो तैयारी है वो क्लास को देखने के बाद थोड़ा सा देख लो, जहाँ से आप पढ़ रहे हो उनको पढ़िए, किताबें पढ़िए। और मैंने ट्राई यही किया कि इंडियन इकोनॉमी में मैं CT लेवल का ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास है वो उस क्लास में मैं आपको मैटर करवा सकूं। RS प्री के लिए मैं जल्द ही इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करूंगा चैप्टर वाइज, और उसमें नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो 2 क्लासें मेरी हो चुकी है, प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो। राजस्थान जी के वो राजस्थान पॉलिटी है उसकी 10 क्लासें हो चुकी है, और इंडियन पॉलिटी की भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। बाकी कमेंट है, कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी फीडबैक है मुझे दे, पर भाषा की जो मर्यादा है उसका भी ध्यान रखें, चाहे कोई पॉजिटिव दे चाहे कोई नेगेटिव दे। और बाकी मुझे इतना फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि कोई नेगेटिव वो मतलब भाषा है वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें, बाकी आप नेगेटिव लिख सकते हैं, आपकी अभिव्यक्ति है। थैंक यू।